चलें जी। हम अपना नेक्स्ट स्टैंडर्ड जो है वो डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज़ IAS 41 एग्रीकल्चर। काफ़ी ईज़ी स्टैंडर्ड है और आसान है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टैंडर्ड्स जो हमने डिस्कस किया है। मतलब इन कंपैरिज़न डिफ़िकल्टी वाइज़ जो है ये एक आसान स्टैंडर्ड है जिसको हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब बेसिकली हमने इस स्टैंडर्ड में डिस्कस क्या करना है कि जो हमारी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो हमारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो किस तरह से करना है, क्या उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, उस चीज़ को हमने क्या करना है, यहाँ पर डिस्कस आउट करना है। सारा हमने उस चीज़ को यहाँ पे देखना है कि यार क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ का। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक बाग है। मैं बाग खरीदता हूँ उस बाग के ऊपर जो है वो आम लगते हैं और मैं आम जो है वो सेल करता हूँ, उससे प्रॉफ़िट कमाता हूँ। तो ये बाग का अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट क्या है, ये आम का अकाउंटिंग में ट्रीटमेंट क्या है, उसको हमने क्या करना है यहाँ पर अब डिस्कस आउट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा कोई गोट फ़ार्म है, फ़ार्मिंग वग़ैरह कर रहा हूँ। मैं गोट फ़ार्म से मैं मीट भी बेच रहा हूँ, मैं उसको स्किन भी बेच रहा हूँ, मैं या वो बकरे जो हैं वो भी बेच रहा हूँ। तो कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इनका होगा, उसको हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, इस स्टैंडर्ड में जो है वो हम डिस्कस आउट कर रहे होंगे। तो ईज़ी चैप्टर है, आसान है। मैं आपको एट द एंड ऑफ द स्टैंडर्ड इसकी एक समरी पेज भी दूँगा। वो वन पेजर जो है अगर आप उसको देख लेंगे तो दैट विल बी ईज़ी फॉर यू। आप इसको जो है वो आराम से तैयार कर लेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि एग्रीकल्चर जो है हमारा स्टैंडर्ड IS 41 वो किन के ऊपर अप्लाई होगा, उसका स्कोप क्या है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और स्कोप जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है बिकॉज़ कुछ स्टैंडर्ड्स हैं जैसे IS 36 हो गया, 23 हो गया, 38 हो गया, 41 हो गया, 40 हो गया, थ्योरेटिकली इन चैप स्टैंडर्ड्स का स्कोप जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब IS 41 में कौन-कौन सी चीज़ें आएँगी या किन-किन के ऊपर लगेगा वो देखते हैं। कहता है जी IS 41 इन तमाम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के ऊपर लगेगा। अभी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, हम उनको जाके आगे डिस्कस करते हैं कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी का मतलब क्या है, उसको हम डिस्कस आउट करेंगे। कुछ डेफिनेशंस जो है उसको हम क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। अब ये किन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के ऊपर लगेगा, रिमेंबर जितने भी बायोलॉजिकल एसेट्स होंगे उसके ऊपर जो है वो हम क्या करेंगे, हम लगाएँगे। लेकिन किनके ऊपर नहीं लगाएगा, जो बेरर प्लांट्स होते हैं उसके ऊपर नहीं लगाएगा। तो इसका मतलब बेरर प्लांट्स जो है वो क्या है, इसकी एक्सेप्शंस है। अब बेरर प्लांट्स क्या होते हैं, हम उसको अभी डिस्कस आउट करते हैं क्या है, क्या नहीं है। उसके अलावा वो तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, वो तमाम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो अभी हार्वेस्ट के पॉइंट के ऊपर है, हम उस पे क्या करेंगे, ये लगा रहे होंगे। अब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है, हम उसको समझेंगे। हम देखेंगे कि हार्वेस्ट का मतलब क्या है, उसको देखेंगे। तो हार्वेस्ट से पहले और हार्वेस्ट के बाद क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उसको देखेंगे। हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको यहाँ पर अंडरस्टैंड जो है वो कर रहे होंगे। तो इसको देखते हैं। उसके अलावा हम थर्ड इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको मिलती है एग्रीकल्चर के लिए, जैसे ट्रैक्टर मिल गया, खाद मिल गई, बीज मिल गया, इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस आउट कर रहे होंगे सर्टेन सिचुएशंस में। वो एट द एंड पे जाके हम एक पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो ये इन पे तो अप्लाई होगा, तो किन पे अप्लाई नहीं होगा वो हमारे लिए जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसका स्कोप किन के ऊपर नहीं है। मतलब कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो इसका पार्ट नहीं बनती, वो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। नंबर 1 कि जो हार्वेस्टेड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है। अब आप कहेंगे हार्वेस्टेड क्या होता है? बस थोड़ा-सा वेट कर लें, अभी चलता है, आपको हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, एक एग्ज़ाम्पल समझाता हूँ आपको। उसके ऊपर हम ये अप्लाई नहीं करेंगे, उसके ऊपर हम IS2 लगेंगे। अब हार्वेस्टेड क्या है? ये आम, जब आम उतार लिया बेचने के लिए, तो ये हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है। इस पे हम क्या करेंगे, IS2 लगाएँगे, IS 41 नहीं लगाएँगे। उसके अलावा जो लैंड होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बाग एक उगाया हुआ है, लेकिन वो जिस ज़मीन पे उगा हुआ है, वो एक लैंड IS 16 में है। मैंने एक गोट फार्म जो है वो खोला हुआ है, जहाँ पे गोट फार्म खोला हुआ है, वो गोट फार्म जो है वो किस में आ रहा है, वो हमारा IS 16 में आ रहा होगा। उसके अलावा बेरर प्लांट, बेरर का मतलब है बेयरिंग फॉर लॉन्ग टर्म्स, उसके ऊपर हम IS 16 लगाते हैं, हम IS 41 नहीं लगाते। फिर जो इंटैंजिबल एसेट्स हम लेंगे, हम वैक्सीन्स वगैरह लेके बैठे हुए हैं, या हमने कोई क्या कहते हैं, हमने पेटेंट्स लिए हुए हैं, या हमने ट्रेडमार्क जो है अपने वो रजिस्टर्ड करवाए हुए हैं, टैंजिबल एसेट्स हैं, उसके ऊपर भी हम ये अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। तो इनके ऊपर जो है वो तो अप्लाई नहीं होगा। अब इनको समझने के लिए ना हम इस टेबल पे आते हैं और हम इस एग्जांपल को जो है समझते हैं। देखें, आपको समझ लग जाएगी इस एग्जांपल से कि कौन सी चीज़ हमारा बायोलॉजिकल एसेट्स है, वो क्या बना रहे हैं और उनसे हमें मिलेगा क्या। ये चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बना रहे हैं और क्या हमें मिलेगा, इसको हम यहाँ पर डिस्कस आउट कर लेते हैं। अब देखें, हमारे लिए बायोलॉजिकल एसिड क्या है, शीप, भेड़। हमें इससे क्या मिलेगा, हमें इससे वूल मिलेगी जो उसकी ऊन होती है। हम इससे क्या बना के बेचेंगे, उस ऊन से यार्न या कारपेट। अब शीप जो है वो एक बायोलॉजिकल एसिड है, IS 41 में जाएगी। जो उसका वूल जो से हम ले रहे हैं,
अगर ये हार्वेस्टिंग तक पहुँचा है, उसके ऊपर लगा हुआ है स्किन, तो ठीक है, उसकी जो खाल है, वो क्या है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। और उससे जो हम बना रहे हैं प्रोडक्ट्स, वो क्या है? हमारा यार्न या कारपेट है। उसके अलावा ट्रीज़ इन टिम्बर प्लांटेशन, कि हम टिम्बर के लिए ट्रीज़ जो हैं उगा रहे हैं, सफ़ेदे का दरख़्त उगा रहे हैं। इसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो हम टिम्बर प्रोड्यूस करेंगे या गिरे हुए दरख्त होंगे, बनेगा क्या? लकड़ियों के लॉग्स हो गए, लंबर्स हो गए, ये सारा कुछ है। डेयरी कैटल, गाय ली है, भैंस आपने ली हुई है, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या बनाना चाह रहे हैं इससे? मिल्क ले रहे हैं, जैसे हलीब हो गया, नेस्ले हो गया, ऑलपर्स हो गया, इनकी बात कर रहे हैं। क्या बना रहे हैं? दूध से मिल्क प्रोडक्ट्स, चीज़, योगर्ट या पेस्चराइज्ड मिल्क जो है वो आप सेल कर रहे हैं, तो वो आपका उसमें आ जाएगा। कॉटन प्लांट्स, एग्रीकल्चर क्या है ये? बायोलॉजिकल एसिड है। क्या बना रहे हैं? उसका जो हार्वेस्टेड कॉटन जो ऊपर कॉम्प्लेन लगती हैं, क्या बन रहा है? धागा बन रहा है। शुगर केन बायोलॉजिकल एसिड्स है। क्या है? गन्ना उगा रहे हैं। क्या बना रहे हैं? चीनी जो है वो बना रहे हैं। टोबैको प्लांट्स, उसके जो पत्ते हैं वो तम्बाकू के पत्ते हैं। कहाँ इस्तेमाल हो रहे हैं? तो सिगरेट्स में, सिगार्स में, गॉडफादर वहाँ पे इस्तेमाल हो रहे हैं। टी बुशेस, चाय के पत्ते, चाय के बागात, पत्तियाँ उगा रहे हैं, पत्तियों से चाय की पत्ती बन रही है, प्रोसेस होती है, वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रूट के ट्रीज़, आम के बागात, लीची के बागात हो गए, इन सब के बागात होते हैं। क्या है? वो फ्रूट, वो आम, और बिक क्या रहा है? वो प्रोसेस्ड फ्रूट हो गया, वो कैन्ड फ्रूट हो गया, वो सारा कुछ जो है वो हम इसमें क्या कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। उसके अलावा ऑयल पाम या पाम, जो पाम ट्रीज़ होते हैं, इसका जो फल गिर रहा है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, पाम जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑयल है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वाइन हो गया, रबर ट्री हो गया। तो देखें, दिस इज़ बायोलॉजिकल एसिड जो हम उगा रहे हैं, बना रहे हैं। दिस इज़ अ बायोलॉजिकल एसिड, दिस इज़ अ बायोलॉजिकल एसिड। इनसे हम ले क्या रहे हैं? हम लैटेक्स ले रहे हैं, ग्रेप्स ले रहे हैं, फ्रूट ले रहे हैं, पत्ते निकाल रहे हैं, कॉटन निकाल रहे हैं, और उनसे हम ये चीज़ बना के बेच रहे हैं। हम अभी तक जितनी अकाउंटिंग पढ़ के आए हैं, हम इन चीज़ों के बारे में पढ़ के आए थे। अब हमने इन चीज़ की अकाउंटिंग जो है वो डिस्कस करनी है कि यार हम इसको किस तरह से लेके चलेंगे? क्या इसका तरीक़ेकार होगा? कैसे हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे? कैसे हमने शीप को अपने अकाउंटिंग की बुक्स में रिप्रेज़ेंट करना है? किस तरह से उसके ऊपर जो ऊन आई है उसको रिप्रेज़ेंट करना है? हमारे पास जो डेयरी कैटल है, जो हमारे पास गायें, भैंसें हैं, किस तरह से उसको हमने अकाउंट फॉर करना है? हमारे पास गोल्ड फार्म है, बकरियाँ हैं, किस तरह से लिखना है? फिर बकरियों का गोश्त कैसे लिखना है? फिर उन बकरियों के बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो कैसे लिखना है? तो ये सारा कुछ जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ पर देखना है, सीखना है, उसको हमने यहाँ पर लेकर चलना होता है। जैसे एक और एग्जांपल इसी चीज़ से अब हम ज़रा समझेंगे कि बेसिकली हमने इस स्टैंडर्ड में पढ़ना क्या है। हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर उस प्रोसेस की बेसिस के ऊपर हम क्या करेंगे, हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। जैसे एक फार्मर है, फार्मर की बात करते हैं, उसके पास लैम्स है, भेड़े ही भेड़े हैं। अब उसकी हम डिस्कशन करें तो उसके पास लिविंग एनिमल्स हैं, वो जो 50, 60, 70 भेड़ें हैं, दुम्बे हैं, बकरियाँ, सारा कुछ है। तो ये उसके लिए क्या होगा? बायोलॉजिकल एसेट्स होगा। क्या होगा? बायोलॉजिकल एसेट, बिकॉज़ टर्म्स हैं, ये टर्म्स पकड़नी है। ये जानदार जो हैं, ये इसके क्या हैं? बायोलॉजिकल एसेट्स हैं। हम इसके ऊपर आईएस 41 लगा रहे होंगे। फिर अब उसके पास एक टर्म हम पढ़ेंगे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। एक हम क्या वर्ड पढ़ेंगे? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की। छोटा भेड़ का बच्चा है, छोटा बकरी का बच्चा है, वो बड़ा हो रहा है। वो क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। बड़े होने से उसका साइज़ बढ़ेगा, उसका वेट बढ़ेगा, उसकी मीट की क्वालिटी जो है वो बढ़ेगी, उसकी मीट की क्वांटिटी जो है बढ़ेगी। इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। क्या हम कहेंगे? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे। तो एक जो गोल्ड फार्म है उसमें ये कुछ हम देख रहे हैं, हम बायोलॉजिकल एसिड्स देख रहे हैं, हम बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं। अब हमने जो शीप्स रखी हुई हैं हम उनको रिप्रोड्यूस भी करवाएँगे। अगर 50 भेड़ें हैं तो हम उनको रिप्रोडक्शन करा के हम बच्चे पैदा करवाएँगे, ताकि हम उसको भी क्या कर सकें, इस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकें, आगे गोश्त के लिए, मिल्किंग पर्पज़ के लिए। तो ये क्या हो जाएगी? रिप्रोडक्शन। तो बायोलॉजिकल एसिड्स, उससे बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, उसकी रिप्रोडक्शन भी हो रही है। फिर हम यहाँ पे लेंगे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो हम चीज़ें बना रहे होंगे उससे। हम उससे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमने उनको गोश्त के लिए रखा हुआ है, तो गोश्त उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है भाई। एक छोटा बच्चा, बड़ा शीप या बड़े छोटे बकरे में, बड़े बकरे में गोश्त का फ़र्क होगा। महँगा बिकेगा, गोश्त के बिकेगा, पैसे आएँगे। या आपने अगर उनको रखा ही ऊन के लिए है कि हाँ, आप उनको जो है वो बड़ा कर रहे हैं, उनको पाल रहे हैं, उनके बाद में ऊन जो है वो निकाल के बेचेंगे, तो ये भी इसमें आ रहा होगा। तो वो जो आप उसमें उसको जिस पर्पज़ के लिए रखा हुआ है, तो उसको उतार रहे हैं, तो वो क्या होगा? आपका हार्वेस्ट होगा। और यहाँ तक जो है कहानी वो है आईएस 41 की। जब एक दफ़ा ये ऊन उतर गई, मिल में चली गई, अब जैकेटें, कारपेट बनना शुरू हो गई, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अकाउंटिंग इन्वेंटरी का स्टैंडर्ड जो है वो क्या कर रहे होंगे? लगा रहे होंगे। तो ये जो पूरी कहानी बताई है, ये पूरी कहानी जो है वो क्या करनी है? वो हमने यहाँ पर समझनी है। तो आपने याद रखना है आईएस 41 किस पे फ़ोकस कर रहा है? लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर। हम इसमें क्या पढ़ रहे हैं? हम इसमें पढ़ रहे हैं जानदार प्लांट्स के बारे में। हम इसमें पढ़ रहे हैं एनिमल्स के बारे में, हम उनकी डिस्कशन कर रहे हैं। और वो जो प्रोडक्शन कर रहे हैं एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, दूध, वूल, ये सारा कुछ जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। ये भी क्या होगा? आईएस 41 पे। और हार्वेस्ट तक जो चीज़ है ना वो आईएस 41 में है। उसके बाद जो है उसके ऊपर फिर रेलेवेंट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे इन्वेंटरी वगैरह के, हम क्या करेंगे? वो लगा रहे होंगे। जैसे अगर डेयरी फार्म की बात करें तो गाय
बायोलॉजिकल एसिड, आप डेयरी फार्म दूध बेच रहा है, तो मिल्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है बिकॉज़ दूध है। और जब मिल्क हम निकाल लेंगे तो उसको जब प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इन्वेंटरी में काउंट कर रहे होंगे। तो आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे अहम चीज़ जो है, वो आपने जो याद रखनी है, वो क्या है कि स्टेज क्या है, आप किस स्टेज में फ़ॉल कर रहे हैं। आप बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन में हैं, आप रिप्रोडक्शन में हैं, आप एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे भी बनवा रहे हैं, आप हार्वेस्टिंग में हैं, तो उस स्टेज के मुताबिक आपने करेक्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो क्या करना है, यहाँ पर करना सीखना होता है। गॉट इट? आगे चलते हैं। अब आगे हम कुछ डेफिनेशंस को डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने जितनी बातें की हैं उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस आएँगी, हम उसको देखते हैं, उससे रिलेटेड कुछ एग्ज़ाम्पल्स आएँगी, हम उनको जो है वो क्या करते हैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं और हम उनको यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले ये डेफिनेशन क्रैम नहीं करनी, रट्टा नहीं मारना आपने, इनको बस सुनें आप, समझें। सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोलॉजिकल एसिड्स क्या होते हैं। तो लिविंग एनिमल्स हैं हमारे या प्लांट्स हैं, जैसे शीप, काऊ, प्लांट्स एंड ट्रीज़ हो गया, ये हमारे क्या हैं, बायोलॉजिकल एसिड्स हैं। और ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स क्या होगा? मजमूआ, कि जी हर्ड ऑफ काऊ है, हर्ड ऑफ शीप्स है, या बाग आपका हो गया, पूरे का पूरा ऑर्चर्ड हो गया। ये आपके क्या हैं? ये बायोलॉजिकल एसिड्स हैं। एक बकरा और बकरों का पूरा झमघट्टा, एक दरख्त और पूरा बाग, एक फूल या पूरा जो है फूल का आपने बाग उगाया हुआ है, तो ये क्या है आपके, ये ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स जो है वो कहला रहे होंगे। उसके बाद है हार्वेस्ट, उसके बाद क्या है? हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या है? हार्वेस्ट इज़ बेसिकली द डिटैचमेंट ऑफ अ प्रोड्यूस फ्रॉम अ बायोलॉजिकल एसिड, कि वो जो हमने बायोलॉजिकल एसिड लिया हुआ है, उससे जो हम चीज़ उगा रहे हैं या बनवा रहे हैं या ले रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम हार्वेस्ट कहते हैं। देखें, आपका अगर डेयरी फार्म है, तो डेयरी फार्म में आपने गायें किस लिए रखी हुई है? दूध के लिए, मिल्किंग पर्पज़ के लिए। तो वो जो उनमें दूध है, दैट इज़ योर हार्वेस्ट। आपका आम का जो है बाग है, आपने बाग को उगाया ही इसलिए है कि आप उसके ऊपर आम जो है वो बेचेंगे। जो दरख्त के ऊपर आम लगा हुआ है, वो क्या है? वो आपका इस वक़्त एज़ ऑफ नाउ वो हार्वेस्ट है। आपका गोट फार्म है और आपने बकरे, दुम्बे उगाए, वो पे जो हैं वो पाले हुए गाय कह रहा हूँ, और आप उनको सिर्फ़ और सिर्फ़ स्लॉटर हाउस में भेज रहे हैं। या बछड़ों का फार्म है और आप सिर्फ़ क्या कर रहे हैं? बछड़े उगा के उनको सिर्फ़ स्लॉटर हाउस में बेच रहे हैं। तो वो जो उसमें इस वक़्त गोश्त है, वो आपके लिए क्या है? वो हार्वेस्ट है। आपका फूलों का बाग है आपके, आप फूल को उगा ही इसलिए रहे हैं कि आप इनको आगे बेचेंगे, सेल करेंगे, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में, व्हाटएवर जहाँ इनका यूज़ होगा अर्क वगैरह के लिए। तो वो जो फूल इस वक़्त दरख्त पे उगे हुए हैं, वो क्या है? आपका हार्वेस्ट है। आपने चाय की पत्ती के बागात उगाए हुए हैं, ट्री के और टी के, उसकी जो पत्तियाँ इस वक़्त दरख्तों पे लगी हुई हैं, जो आपने तोड़ के ड्राई करके बेचनी है, वो क्या है आपके लिए? हार्वेस्ट पत्तियाँ। आपका सिगरेट की कंपनी है और आपके तम्बाकू के बागात हैं, वो जो तम्बाकू के पत्ते उगे हैं, वो आपके लिए क्या है? हार्वेस्ट है। कॉटन का, कपास का एक पूरा का पूरा बाग है, खेत है, उसमें जो वो कपास उगी है दरख्तों पे, जिसको आप उतारेंगे और बाद में बेचेंगे, वो जो ऊपर कपास लगी है, उसको हम क्या कह रहे होंगे? हार्वेस्ट जो है वो कह रहे होंगे। उसके बाद है हार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस क्या है? हार्वेस्टेड प्रोड्यूस ऑफ द बायोलॉजिकल एसिड। मतलब वो जो हार्वेस्टेड चीज़ थी, जब उसको हमने उतार लिया, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। समझिएगा, समझिएगा ज़रा। देखें, ये मेरे पास है इस वक़्त शीप, दैट इज़ माय बायोलॉजिकल एसिड। इसको मैं ग्रो कर रहा हूँ कि मैंने इससे क्या लेना है? गोश्त लेना है, मैंने इसको बेचना है। तो वो जो इसमें गोश्त है, वो मेरा क्या है? हार्वेस्ट। और जब वो ज़िबा होके निकल जाएगा, तो वो मेरे लिए क्या बनेगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आम का दरख्त है, बायोलॉजिकल एसिड है। इस पे क्या लग रहे हैं? फल लग रहे हैं, आम लग रहे हैं। जो आम लग रहे हैं, वो है हार्वेस्ट, और जब आम टूट जाएगा, वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाएगा। तो आम अगर दरख्त पे लगा हुआ है, तो वो हार्वेस्ट है। उसको तोड़ लिया, तो वो मेरे लिए क्या बन जाएगा? वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो बन रहा होगा। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट टू सेल, कि अगर आपको इन चीज़ों को बेचने के लिए जो इज़ाफ़ी खर्चा पे करना पड़ता है, जैसे कमीशन, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह बेयर करनी पड़ती है, ये आपके लिए क्या कंसिडर होती है? ये आपके लिए कॉस्ट टू सेल कंसिडर होती है, कि भाई ये हमारा खर्चा है, जो हम क्या कर रहे हैं? बेयर कर रहे हैं। तो कॉस्ट टू सेल हम यहाँ पे ऐड करते हैं। अच्छा, इसमें फाइनेंस कॉस्ट, जो आपने लोन लिया उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो इसका पार्ट जो है वो नहीं बनेंगी। टैक्सेस इसमें नहीं आएंगे, रिफंडेबल टैक्सेस जो होते हैं वो भी इसका पार्ट नहीं बन रहे होते। तो ये कॉस्ट टू सेल अब IAS 16 में भी जो है वो क्या करके आए होते हैं? पढ़ के आए होते हैं। ठीक है? अब इस एग्जाम्पल को हम ज़रा और एलिब्रेट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक शीप फार्म है। अब वो शीप जो है वो बायोलॉजिकल एसिड है, बिकॉज़ लिविंग एनिमल है। 100 शीप जो हैं एक जगह रखी हुई हैं वूल पर्पज़ के लिए, तो शीप बायोलॉजिकल एसिड है, उसके ऊपर जो उसकी जो
वूल है, ऊन है, वो हार्वेस्ट है, जब वो उतर गई तो हमारा क्या बन जाएगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाएगा। आपका सेब का जो है बाग है, वो दरख्त जो हैं वो बायोलॉजिकल एसेट्स हैं, उसके ऊपर जो सेब उगे हुए हैं वो हार्वेस्ट हैं, जब सेब उतर जाएँगे तो हमारा क्या बन जाएगा? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो बन रहा होगा। ठीक है? और कल को आप ये सेब बेचते हैं, सेब को प्रोसेस करते हैं, कमीशन पे करते हैं, मंडियों में सामान लेके जाते हैं, उसके ऊपर जब खर्चा आता है, उसको हम क्या कहेंगे? कॉस्ट टू सेल कह रहे होंगे। उसके बाद है हमारे पास एक छोटी-सी डेफ़िनेशन, वो है बायोलॉजिकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन की। किसकी? बायोलॉजिकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन की, कि किसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन या क्या प्रोसेस है? तो बायोलॉजिकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन की बात करें तो इसमें 4 चीज़ें हमारे पास आएँगी। हम इसमें ग्रोथ की बात करेंगे, हम इसमें डीजेनरेशन की बात करेंगे, हम इसमें प्रोडक्शन की बात करेंगे और हम इसमें प्रोक्रिएशन की बात जो है वो कर रहे होंगे। क्या? ग्रोथ, दैट इज़ बायोलॉजिकल ट्रांसफ़ॉर्मेशन बिकॉज़ ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है। एक फ़ॉर्म से दूसरी फ़ॉर्म में तो तब्दीली का आंसर जो है वो इसमें पाया जाता है। तो ग्रोथ है, डीजनरेशन है, प्रोडक्शन है या हमारे पास क्या है? प्रोक्रिएशन है। ये 4 हैं, इनको हम क्या कह सकते हैं? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो एग्ज़ाम्पल ग्रोथ को देखते हैं कि ग्रोथ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रोथ? कि इंक्रीज़ इन क्वांटिटी या क्वालिटी या इम्प्रूवमेंट इन एनिमल्स या प्लांट्स, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। एक छोटा बच्चा बकरी का लिया, बड़ा हो गया, दैट इज़ ग्रोथ। छोटे बच्चे का वेट किया 5 किलो था, बड़ा हो गया तो 1 मन का हो गया, ग्रोथ है। छोटा पौधा लगाया, बड़ा हो गया, फलदार हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम जो है वो ग्रोथ कहेंगे। सीड लगाया, प्लांट बन गया, ग्रोथ है। बछड़ा लेके आए, छोटा-सा काफ था, ग्रो होके प्रॉपर वो क्या कहते हैं, काऊ में प्रोड्यूस हो गया, बड़ा हो गया, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम ग्रोथ कह रहे होंगे। फिर है डीजेनरेशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डीजेनरेशन? बेसिकली इट इज़ द उल्ट ऑफ ग्रोथ। ग्रोथ में बढ़ रहा है, डीजेनरेशन में हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज़ डीजेनरेशन? अ डिक्रीज़ इन द क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ अ प्लांट और एन एनिमल, कि प्लांट में कमी। अब एक पौधा था, सीड था, सीड से दरख्त बना, ग्रोथ है। अब वो दरख्त की लाइफ पूरी हो गई, पत्ते झड़ना शुरू हो गए, टहनियाँ टूट गई, इसको हम क्या कहेंगे? डीजेनरेशन कहेंगे। अ, बछड़ा लेके आए, बछड़ी लेके आए, उसको ग्रो करवाया, वो प्रॉपर लाइफ़ पे आ गई, गाय बन गई, प्रॉपर उसकी हेल्थ लाइफ़ मेंटेन की, उसका दूध निकालते रहे आप, बेचते रहे, उसकी लाइफ़ पूरी हो गई, अब उसका मिल्किंग पर्पज़ पूरा हो गया, बूढ़ी हो गई है, अब दूध आना बंद हो गया, तो दैट इज़ सेड टू बी डीजनरेशन, दैट इज़ सेड टू बी डीजनरेशन। आपने बाग उगाया, कीड़ों का अटैक हो गया, फल खराब हो गया, डीजनरेशन है। फसल उगाई, सुंडी का अटैक हो गया, क्योंकि मैंने जब भी पीटीवी लगाया है, तो दुनिया में बेशक वर्ल्ड वॉर 5 भी हो जाए, एज़ ऑफ टुडे पीटीवी के ऊपर जो है वो हमारा अमेरिकी सुंडी जो है वो हमारा इस वक़्त सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। तो सुंडियों का जो है अटैक हो गया, तो ये भी हमारे लिए क्या है? डीजनरेशन में आती है। उसके बाद है प्रोडक्शन। क्या? प्रोडक्शन, कि हम क्या बनवा रहे हैं उनसे। क्या? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन इज़ बेसिकली गेटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्या? गेटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। व्हाट इज़ प्रोडक्शन? प्रोडक्शन इज़ बेसिकली गेटिंग एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। हम जो उससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस निकलवा रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्शन। मतलब जो रबर ट्री है, उससे लेटेक्स निकलवा रहे हैं। जो टी के बुशेज़ हैं, उससे हम पत्तियाँ ले रहे हैं। जो शीप है, उससे हम क्या ले रहे हैं? वूल ले रहे हैं। जो काउज़ या बफ़ेलोज़ हैं, उससे हम मिल्क ले रहे हैं। तो ये जो दूध, गोश्त, ऊन, रबड़, फ्रूट च प पत्ती, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोडक्शन कह रहे होते हैं। ठीक है? तीसरा चीज़, क्योंकि अभी भी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। और चौथी है इसमें बेसिकली प्रोक्रिएशन। क्या? प्रोक्रिएशन। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रिएशन? एक एडिशनल चीज़ बना लेना। अब 1 प्लांट से 2 प्लांट्स हैं। एनिमल से मल्टीपल एनिमल्स, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आप क्रिएट करवा रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोक्रिएशन कह रहे होते हैं। बर्थ ऑफ न्यू एनिमल्स हो गए, या क्वालिटेटिवली एनिमल्स में या क्वांटिटेटिवली जो है वो चेंज आना शुरू हो गया, इसको हम क्या कहते हैं? प्रोक्रिएशन कहते हैं। फूलों के बाग उगाए उगाया हुआ था, उसके ऊपर अब वो कॉम्पले जो हैं वो उगाई हैं, अब वो खिलेंगे और फूल बनेंगे। तो ये सारा कुछ हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा प्रोक्रिएशन जो है वो कहला रहा होगा। तो याद रखिएगा कि जो हमारी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो किसके ऊपर है? ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोडक्शन एंड प्रोक्रिएशन। ये अंटिल द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, जब तक हम हार्वेस्टिंग की पोजीशन में नहीं पहुंचते, हम क्या करेंगे? हम इसके ऊपर बायोलॉजिकल एसिड जो है वो अप्लाई करेंगे। आईएस 41 जो है एग्रीकल्चर, हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। वंस दे आर गेटिंग हार्वेस्टेड, फिर हम इसके ऊपर आईएस 14 लगाएंगे। तो वो जब तक दूध है गाय में, उस वक्त तक आईएस 41 है। जब तक वो शीप के ऊपर उसकी ऊन लगी हुई है, आईएस 41 अप्लाई हो रहा है। जब तक दरख्त के ऊपर वो आम का फल लगा हुआ है, आईएस 41 अप्लाई हो रहा है। जब तक वो चाय की पत्ती का जो टी का ट्री है, उसके ऊपर पत्तियां लगी हुई, आईएस 41 अप्लाई हो गया। जैसे ही पत्ती टूट गई, 41 बंद।
जैसे ही फल टूट गया 41 बंद, जैसे ही दूध निकाल लिया 41 बंद, जैसे ही आई उसकी ऊन जो है हमने उतार ली, रेजर फेर दिया 41 नहीं लगेगा, जैसे ही हमने ज़िबह कर दिया 41 नहीं लगेगा। 41 उस पॉइंट तक है। वंस यू आर गेटिंग द बायोलॉजिकल प्रोड्यूस जिसके लिए रखा हुआ था, अब उसके ऊपर 41 नहीं लगेगा। जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड होगा वो हम क्या कर रहे होंगे, वो हम इसके ऊपर लगा रहे होंगे। ठीक है जी। तो आई गेस इसको मैं इस तस्वीर से समझाऊं तो यू विल गेट एवरीथिंग। व्हाट इज ग्रोथ? कि आपने बछड़ा लिया, बछड़ा बड़ा होके मैच्योर काउ बन गया, दैट इज सेड टू बी ग्रोथ। व्हाट इज डीजनरेशन? 10 साल 15 साल गाय इस्तेमाल हुई, मिल्किंग करते रहे, अब वो मिल्किंग के लिए यूजलेस हो गई है, बड़ी हो गई है, डीजनरेशन। व्हाट इज प्रोडक्शन? रोज दूध निकाल रहे हैं, दैट इज प्रोडक्शन, और वो दूध इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। व्हाट इज प्रोक्रिएशन? उस गाय ने मजीद बछड़ों का जन्म दिया, ये क्या है? प्रोक्रिएशन। एंड व्हाट इज हार्वेस्ट? वो दूध जो आप निकाल रहे थे वो क्या था? हार्वेस्ट था। अब ये जो कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है, ग्रोथ, डीजनरेशन, प्रोडक्शन, प्रोक्रिएशन, हार्वेस्टिंग, इसको हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो कहते हैं। और ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव टू आइडेंटिफाई कि तो अगर बायोलॉजिकल एक्टिविटी है तो उसके ऊपर हमने क्या लगाना है? IAS 41 लगाना होता है। क्लियर है सबको? चलिए जी, आगे चलते हैं और आगे हम बात करते हैं हम किसकी? एग्रीकल्चर एक्टिविटी की। इसकी बात करते हैं हम एग्रीकल्चर एक्टिविटी की। क्योंकि हम IAS 41 लगा रहे हैं, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होनी चाहिए। अब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज क्या है इसको देखते हैं। कहता है जी, एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज द मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी of the biological transformation and harvest of biological assets for one of the following purpose। कि ये 3 मकासद हैं हमारे लिए। इन 3 मकासद के लिए हम क्या कर रहे हैं? जो एंटिटी है, जो ग्रुप है, जो बिज़नेस है, जो कंपनी है, वो मैनेज कर रही है बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन को और हार्वेस्टिंग को। वो किन 3 पर्पस के लिए? सेल, कि हम अपने बायोलॉजिकल एसेट्स को मैनेज कर रहे हैं बेचने के लिए, या जो उनका हार्वेस्टेड प्रोडक्ट है हम उसको मैनेज कर रहे हैं बेचने के लिए, या फॉर कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इसके लिए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए क्या मतलब? हमने डेयरी फार्म बनाया, हमने अब उसमें 50 गाय रखी हैं, हम उन गायों को पाल ही इसलिए रहे हैं, हम उनको मैनेज ही इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी हैव टू सेल दैट मिल्क एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। उसके अलावा इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल एसिड, हमने एक कैटल फार्म बनाया होगा, हम वहाँ पे बकरों को, बकरियों को मैनेज कर रहे हैं। पर्पस क्या है? कि हम मज़ीद बकरे जो हैं वो पैदा करवाएँगे और उनको बेचेंगे कसाइयों को ईद के ऊपर मीट पर्पस के लिए। तो ये 3 हैं। तो व्हाट इज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटी? कि जो आपके पास बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, वो 4 जो हमने पढ़ी थी, या जो हार्वेस्टिंग है, उनको मैनेज करना इन 3 पर्पसेज़ के लिए, सेल के लिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की कन्वर्जन के लिए, या एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स को बनाने के लिए। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कि ये मेरी क्या है? एग्रीकल्चर एक्टिविटी है। तो व्हाट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी? मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स प्लस हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट फॉर दीज 3 पर्पसेस। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, इसको आपने भूलना नहीं है, ठीक है? क्योंकि IAS 41 सिर्फ हम उस दरख्त पे नहीं लगा रहे, हम उस एनिमल पे नहीं लगा रहे, हम एक प्रॉपर एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। टू जनरेट, टू रीजनरेट, टू प्रोड्यूस, टू ग्रो, टू डीजनरेट, इन सबको हम देख रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशंस हो रही हैं, इनसे हम बेनिफिट्स जो हैं वो हासिल कर रहे हैं। तो उसके ऊपर ही हमने क्या करना है? लगाना है। हमने एक जानदार को रखा हुआ है, तो उसको मैनेज कर रहे हैं दूध के लिए, गोश्त के लिए, ऊन के लिए। दरख्त उगाए हुए हैं, मैनेज कर रहे हैं लकड़ी के लिए, फूल के लिए, फल के लिए। तो इनको हमने देखना है। तो अब हमने देखना है कि अगर वो बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में आ रहे हैं, 41 लगा देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एनिमल और प्लांट को मैनेज कर रहे हैं, भाई बेचेंगे कल को। वो कल को जो बेचेंगे इसलिए आज मैनेज कर रहे हैं, तो आज जब तक मैनेज करें 41। आप उसको मैनेज कर रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने कैटल फार्म रन किया हुआ है, बछड़े को बड़ा कर रहे हैं, बेचेंगे, गोश्त लेंगे, तो 41 अप्लाई करेंगे। मज़ीद बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए आप बना रहे हैं, तो तब भी क्या करेंगे? 41 अप्लाई जो है वो कर रहे होंगे। अगर इस पर्पज़ के लिए नहीं है, तो फिर जो आपके ये एसेट्स हैं, इनके ऊपर हम क्या करेंगे? जो रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स होंगे, जैसे IAS 16 वगैरह हो गया, वो हम क्या कर रहे होंगे? अप्लाई कर रहे होंगे। जैसे अब सेल के लिए क्या आ सकता है? अगर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँ, आप जो शीप है, वो बेच रहे हैं मटन के लिए, मुगरियाँ बेच रहे हैं, फिश बेच रहे हैं, फिश फार्मिंग होती है। इस वक़्त पंजाब गवर्नमेंट जो है वो श्रिम्प फार्मिंग कर रही है, बहुत बड़ा बिज़नेस है। अब इनकी अकाउंटिंग आपने करनी है जाके, उनका कल को ऑडिट आपने करना है। उनका कल को जितने भी आपने प्रोसीजर्स आपने फॉलो करने हैं, आप जाएँगे ऑडिट करने के लिए। अब एक पोल्ट्री फार्म है, मुर्गियाँ लेके आए हुए हैं, उन्होंने एक ब्रीडर मुर्गा लेके 5-10 रखे हुए हैं, मुर्गियाँ रखे हुए हैं। तो वो अब उससे क्या कर रहे हैं? अंडे ले रहे हैं और चूज़े ही बेच रहे हैं। तो उसके ऊपर वो एक क्या है? IAS 41 अप्लाई करना है आपने।
आप गाय हैं, दूध बेच रहे हैं, शीप से वूल बेच रहे हैं, रबर ट्री लेटेक्स बेच रहे हैं, टी से बुशेस बेच रहे हैं, तो डेयरी फार्म वो दूध के लिए सारा कुछ मैनेज कर रही है 41। या आप चूज़े बेच रहे हैं, आप काव्स बेच रहे हैं, बछड़े बेच रहे हैं, आप मछलियाँ बेच रहे हैं, वो तो ना मछलियों के वो जो लार्वास होते हैं वो बेचना शुरू हो गए हैं, तो ये बायोलॉजिकल एसेट है, तो उसके लिए जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप क्या करेंगे 41 जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। जैसे एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव सी एग्ज़ाम्पल है कि सवाल है, क्या इन एसेट्स के ऊपर 41 अप्लाई होगा? दिस इज़ अ सवाल। देखते हैं कि एक ज़ू है, ज़ू ने 2 लॉयन लिए हैं और 1 टाइगर लिया है ताकि वो पिंजरों में उसकी एग्ज़िबिशन कर सकें और पैसा कमा तो पैसे रहे हैं। अब ये एग्ज़िबिशन जो कर रहे हैं वो टिकट से पैसा कमा रहे हैं, ये एग्रीकल्चर के लिए नहीं है। बिकॉज़ इस शेर को, इस चीते को ये बेचने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, ब्रीडिंग के लिए मैनेज नहीं कर रहे। ये उसके लिए मैनेज नहीं कर रहे, तो आईएस 41 इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, बल्कि जो 16 होगा वही हम क्या करेंगे उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, या जो भी रेलेवेंट स्टैंडर्ड होगा वो हम क्या करेंगे, हम उसको जो है वो हम अप्लाई कर रहे होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक रेस्टोरेंट है और उसने ओपन एयर रेस्टोरेंट है, उसने अपना रेस्टोरेंट में कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए पीकॉक्स रखे हुए हैं, परिंदे रखे हुए हैं, ताकि बच्चे आएँ, बच्चे खेलते रहें, सेल्स बढ़े। मार्केटिंग के लिए कर रहे हैं, कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं, दैट इज़ नॉट एन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, आएँगे बच्चे खेलेंगे, तो आप इसके ऊपर 41 जो है वो अप्लाई नहीं करेंगे। आपने खच्चर जो हैं वो रखे हुए हैं, आप केपीके के साइड पे जाएँ, आप नॉर्दर्न एरियाज़ में जाएँ, वहाँ पे प्रॉपर गधों का कारोबार होता है। आप गधे पालते हैं इसी पर्पज़ के लिए कि हम उसको माल बर्दारी के लिए इस्तेमाल करेंगे, कि लगेज कैरी करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, टूरिस्ट को लेके जाएँगे। आप इस पॉइंट में जाते हैं, आप मुश्तपुर चले जाएँ, आप बिरानी चले जाएँ, या आप किसी भी हाइकिंग वाली ट्रेल पे वहाँ पे एक-एक बंदे के पास 10-10 12-12 खच्चर गधे होते हैं, घोड़े होते हैं, जो टूरिस्ट को लेके जाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ये उसके पर्पज़ के लिए नहीं है। जो हम यहाँ पे चेक पड़ गया उसके लिए नहीं है। तो इसके ऊपर भी हम जो है IS 41 अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बाद आपके पास बिज़नेस है, ये जो खोदा रेडे का होता है। कोतरेडी लगाई हुई है, आपने गधा गाड़ी या तांगे तो अब ऑब्सोलीट हो गए हुए हैं। तो वो आप उसके लिए अगर इस्तेमाल कर रहे हैं वो घोड़े या गधे वगैरह, वो भी नहीं है। आपकी बर्ड शॉप्स है या आपका डॉग हाउस है, उसमें तोते पाले हुए हैं और आप ये कुत्ते पाल रहे हैं या उनको बेचेंगे आगे से। तो यहाँ पे देखें, तोते लेके आए, तोते इम्पोर्ट किए, तोतों को मैनेज कर रहे हैं किस लिए कि कल को तोतों के बच्चे बेचेंगे या वो तोते जो है वो बेच देंगे। अब यहाँ पे देखें जी, बच्चे भी निकलवाएँगे, हाँ, बेचेंगे भी, पैसे भी कमाएँगे। तो यहाँ पे इसका पर्पज़ क्या है कि एडिशनल बायोलॉजिकल एसेट्स बनाना और उनको बेचना। क्या अप्लाई होगा? आईएस 41 जो है वो अप्लाई हो रहा होगा। आपने क्या किया हुआ है, आपने एक अस्तबल बनाया हुआ है, जहाँ पे आपने क्या किए हुए हैं, घोड़े रखे हुए हैं। क्या किया हुआ है? घोड़े रखे हुए हैं, जहाँ पे आप उनकी ब्रीडिंग करवा रहे हैं, सिर्फ़ इस मकसद के लिए कि आप उनको बेचेंगे। तो घोड़े हैं, मकसद क्या है ट्रेन करना, बेचना। हाँ, इस पर्पज़ के लिए मैनेज कर रहे हो, तो क्या करेंगे हम, इसमें आईएस 41 जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। तो देखें जहाँ पे पर्पज़ हमारा ब्रीडिंग और सेल आ गया, तो वहाँ पे हमारा क्राइटेरिया फुलफ़िल हुआ, तो हम क्या करेंगे 41 जो है वो अप्लाई करेंगे। तो याद रखिएगा आईएस 41 तभी अप्लाई होगा लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर, जब उसको सेल के लिए या कन्वर्जन के लिए या एडिशनली बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए हम लेके चल रहे हैं, तभी हम उस पे अप्लाई करेंगे। तो आपने जो डिसीजन ट्री अपना रन करना है ना, वो क्या है? आईएस 41 के लिए, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डू यू मैनेज लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स? द आंसर इज़ नो। तो किसके लिए मैनेज कर रहे हैं? बताएँ? तो आपका थोड़ा-सा ये हो गया है, इसको ऐसे कर लेते हैं। इसको हम करते हैं येस, इसको हम करते हैं नो। उल्टा हो गया। सवाल है कि डू यू मैनेज लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स? नो। ठीक है, 41 अप्लाई नहीं होगा। येस, हम करते हैं, हम मैनेज कर रहे हैं। Why they are managed? For sale? Yes, 41 apply. For conversion of agriculture produce? 41 applies. To produce fertilizer? Yes, 41 applies. If they are getting managed for this, तो हम क्या करेंगे 41 अप्लाई। इफ दे आर नॉट गेटिंग मैनेज फॉर दिस, तो हम इसके ऊपर 41 जो है वो अप्लाई नहीं कर रहे होंगे। गॉट इट? अब हम बात करते हैं बेरर प्लांट्स पे, बिकॉज़ हमने इनिशियली डिस्कस किया था कि ये जो बेरर प्लांट्स हैं ना, बेरर प्लांट्स के ऊपर हम कभी भी आईएस 41 नहीं लगाते, इसके ऊपर हम आईएस 16 ही लगाएँगे। क्या लगाएँगे? आईएएस 16 ही क्या करेंगे? लगा रहे होंगे। नाउ व्हाट इज़ बेरर प्लांट? बेरर प्लांट पर लगना आईएएस 16 है, ये चीज़ याद रखिएगा, 40 पे नहीं आए 41 पे नहीं आएँगे। बेरर प्लांट का मतलब है कि व्हिच वी आर बेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म। क्या? कैसे लॉन्ग टर्म? कि बेरर प्लांट इज़ अ लिविंग प्लांट दैट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। देखिए एनिमल्स बेरर नहीं हो सकते, इट इज़ पर्टिकुलरली अबाउट द प्लांट्स, दरख्त, पौधों के बारे में है। किसके ऊपर अप्लाई होगा? सिर्फ़ उन प्लांट्स के ऊपर जो हम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। या हम इसको
क्या करेंगे, हमने ये प्लांट्स को रखा ही है कि हम फॉर अ पीरियड ऑफ 1 और मोर ईयर इस्तेमाल करेंगे और हैज़ अ रिमोट लाइक्लीहुड कि बहुत कम चांसेस हैं कि बीइंग सोल्ड एज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कि हम इनको एज़ अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर बेच रहे हैं। फॉर एग्जांपल सुनिएगा ज़रा, आप टिम्बर उगा रहे हैं, सफ़ेदे के दरख्त, और आपने सफ़ेदे के 100 दरख्त उगाए हैं सिर्फ़ बेचने के लिए कि दरख्त बड़ा होगा काटेंगे बेच देंगे टिम्बर के लिए। ये आप इसको उगा ही रहे हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, तो वो बेरड नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है कि आप उसको इस्तेमाल तो कर रहे हैं, कल को वो प्लांट जब गिरेगा तो आप उसको कारपेंटर को, लकड़हारे को बेच सकते हैं, लेकिन बड़े रिमोट चांसेज़ हैं। वो आप उसको स्क्रैप पे कर करके बेच देंगे। इफ़ दीज़ 3 कंडीशंस आर अवेलेबल, इसको हम क्या कहेंगे? बेरड प्लांट कहेंगे। और जब तक वो बेरड प्लांट होगा हम उसके ऊपर कभी भी आईएस 16 ही लगाएँगे, 41 जो है वो नहीं लगाएँगे। जैसे एग्ज़ाम्पल समझते हैं हम उसको कि क्या है और क्या नहीं है, उसको ज़रा हम यहाँ पे देखते हैं कि बेरड प्लांट का मतलब है कि आप इसको काफ़ी अरसा इस्तेमाल करेंगे और उसके ऊपर जो चीज़ें उग रही हैं वो आपने बेचनी है, आपने इस दरख्त को नहीं बेचना। तो ये देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंगो ट्री है। अब ऐसा है कि आप एक आम का दरख्त लगाएँ, उसे कल जाके बेच दें, ऐसा तो कभी भी नहीं होता। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। तो आप उसे दरख़्त लगा दिए, अब 5-10 साल जब तक उसकी लाइफ़ है, जब तक आँधी नहीं आएगी चलेगा। अब वो दरख़्त जो है आम का, वो दैट इज़ योर बेरर प्लांट, क्योंकि वो दरख़्त नहीं बेच रहे, आप तो उसके ऊपर उगा हुआ आम बेच रहे हैं। आप क्या बेच रहे हैं? उगा हुआ आम। तो वो जो आम उग रहे हैं वो एग्रीकल्चर वो आएँगे बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में, उस पे हम आईएस 41 लगाएँगे, लेकिन वो जो दरख़्त होगा उस पे हम क्या लगाएँगे? हम उस पे आईएस 16 लगाएँगे। और कल को अगर आम का दरख़्त गिर गया, टूट गया, मुरझा गया, तो हम उसको बेच सकते हैं स्क्रैप वैल्यू के ऊपर, सस्ता बेच देंगे। तो इसको हम क्या कहेंगे? उस आम के दरख़्त को हम बेरर प्लांट जो है वो कह रहे होंगे। तो देखिए मैंगो ट्री आईएस 16, उसके ऊपर जो आम उग रहे हैं आईएस 41, और इट इज़ वेरी लाइकलीहुड कि हम क्या करेंगे? हम इसको बेच रहे होंगे गिरने के बाद, क्योंकि हम आम के दरख़्त को इस टिम्बर पर्पज़ के लिए उगाए नहीं रहे। आम का दरख़्त गिर गया, लकड़हारे को बुलाया, हाँ भाई लेने हैं, उसने कहा ₹2000 दो जाओ। तो ये चीज़ जो है वो क्या कहलाएगी? आपकी बेरर प्लांट में आ रही होगी। अब देखें कि बेरर प्लांट जो है उसको हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ओल्ड रबर ट्री है, आपने रबर ट्री उगाया हुआ है, आप उससे लेटेक्स निकाल रहे हैं, वो जो दरख्त है बेरड प्लांट है, वो जो लेटेक्स निकाल रहे हैं 41 में, कल को बिकेगा, आप उसको बेच सकते हैं स्क्रैप में। अब बेरड प्लांट्स में क्या कुछ आएगा? जितने भी आपके फ्रूट के ट्रीज होते हैं वो इसमें आ जाएगा। वो जो झाड़ियाँ हैं टी की, इसके ऊपर पत्ते उगने हैं, वो बेरड प्लांट है। रबर ट्रीज़ बेरड प्लांट है, वो जो ऑयल पाम ट्रीज़ है बेरड प्लांट है, जो नारियल ट्रीज़ है बेरड प्लांट है। जो वाइन्स होती हैं, जो बेलें उगती हैं, ग्रेप वाइन्स होगी, सारा कुछ बेरड प्लांट्स हैं। कोकोनट ट्रीज़ जो हैं वो क्या हैं? सारे के सारे आपके बेरड प्लांट है, तो चीज़ याद रखनी है आपने। एनिमल्स बेरड नहीं होते, ये सिर्फ प्लांट के बारे में हम क्या करते हैं? बात करते हैं। अच्छा, बेरड प्लांट के कुछ एक्सेप्शन है कि ये चीज़ें जो हैं वो बेरड प्लांट नहीं हमारी कहलाती। वो कौन-कौन सी हैं? कि अगर आपने कोई प्लांट कल्टीवेट ही कर रहे हैं, उगाएँगे, बेचेंगे एज़ अ टिम्बर के तौर के ऊपर। तो आपने दरख्त उगा रहे हैं सिर्फ़ काट के बेचने के लिए। तो दरख्त उगा, बड़ा हुआ, काटा, एज़ अ टिम्बर के तौर के ऊपर बेच दिया लंबा। तो ये आपका फिर बेरड प्लांट नहीं है, बिकॉज़ आप इसको उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए मैनेज कर रहे हैं। उसके अलावा उसके अलावा कि आप प्लांट को उगा ही रहे हैं, कि आप जब तक वो है आप उसमें से वो इस्तेमाल करेंगे, जो उसका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आएगा वो इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो है वो क्या करेंगे, आप उसको बेच देंगे। क्या करेंगे? बेच देंगे। लेकिन बहुत रिमोट चांसेज़ हैं कि आप उस प्लांट को लॉन्ग टर्म लेके चलें, दरख्त उग गया है, 1-2 साल उसका फल लिया या बाद में बेच दिया। तो ये भी फिर बेरर नहीं है, इस पे 41 अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 41 जो है वो अप्लाई कर रहे होंगे। उसके बाद ये जो एनुअल क्रॉप्स होती हैं मकई की, चावल की, चने की, ये जो फसलें होती हैं ये भी बेरर नहीं होती, बिकॉज़ हम फसल उगाते ही बेचने के लिए हैं, तो ये बेरर प्लांट नहीं होती। ये चीज़ आपने याद रखनी है। एक कंपैरिज़न टेबल बिटवीन बेरर एंड नॉन बेरर प्लांट आप लोगों ने याद रखना है कि बेरर प्लांट और नॉन बेरर प्लांट में अगर आपको कभी भी डिफरेंशिएट करना पड़े या पेपर में कभी सवाल आ जाए, तो ठीक है, आप इसको इस टेबल की बेसिस पे कर सकते हैं। नेचर देखिए, बहुत लिविंग प्लांट है जी, बहुत हैं। पर्पज़ आप इसको उगा रहे हैं कि इसमें से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लेंगे लॉन्ग टर्म के लिए। इसको आप उगा रहे हैं एज़ अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए, मोर देन वन पीरियड। ये सीज़नल है, हर साल आम फसल आ रही है, हर साल सेब आ रहे हैं, हर साल मकई, चना, गंदम उगा रहे हैं। इसको एज़ अ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बेचने के चांसेस बहुत रिमोट हैं। इसको तो बेचना ही आपने एज़ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। एग्ज़ाम्पल मैंगो ट्री सारा कुछ आएगा, इसमें ये मकई-शकई के हो गए फसलें, चावल, गंदम, चना ये इसमें आ रहे होंगे। इस पे इससे लगेगा, इस पे क्या लगेगा? आईएस 41 लगे रहा होगा। तो आम का बाग है, सच में बड़ी पिक्चर देखें, आम का बाग है, जो नीचे ज़मीन है, लैंड, आईएस 16, दरख्त उगे हुए हैं,
बेरड प्लांट है 16, उस आम के दरख्त पे आम का फल लगा है, उसको बेचना है। वो फल IS 41 एग्रीकल्चर, ये फल लगा, ये फल टूट गया, फल टूटा तो इन्वेंटरी पे हम क्या करेंगे, उसको लेकर चल रहेंगे। तो बेरड प्लांट बेरड फॉर मैनी ईयर्स, नॉन बेरड प्लांट के भाई उगाना है और हमने इसको बेच देना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जैसे अगर थोड़ा-सा अगर मैं पीछे बड़ा करूँ, तो ये टी बुशेज़ अगर आप देखें, ये टी बुशेज़ हैं, ये बुशेज़ जो हैं ये लंबी चलेंगी, IS 16, ऊपर ये पत्ते उगेंगे, ये IS 41, और आप अगर इन बुशेज़ को उखाड़ते हैं, झाड़ियों को बेच देते हैं जलाने पर्पज़ के लिए, तो वो फिर हम उसको कहाँ ट्रीट करेंगे, रेलेवेंटली लेकर चल रहे होंगे। तो रिमेंबर ये प्लांट्स के लिए है, देयर इज़ नो एनिमल इक्विवेलेंट टू बेरर प्लांट। ओके? चलें जी, हम आगे चलते हैं। अब हमें लग तो गया पता कि हमारे ये एग्रीकल्चर किन पे लग रहे हैं, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या हैं। अब इनको हमने रिकॉग्नाइज़ कैसे करना है, उसको देखेंगे। इनकी मेज़रमेंट कैसे करनी है, उसको ज़रा हम यहाँ पे समझते हैं कि रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, उसको देखते हैं। फिर मेज़रमेंट कैसे करनी है, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे। तो हम सबसे पहले आते हैं रिकॉग्निशन के ऊपर कि हम कब किस एसिड को एज़ अ बायोलॉजिकल एसिड के तौर के ऊपर जो है, वो रिकॉर्ड करेंगे। तो रिमेंबर, कोई भी एंटिटी किसी भी बायोलॉजिकल एसिड को या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को उस वक़्त ही रिकॉर्ड करे कि जब व्हेन द एंटिटी कंट्रोल द एसिड एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, जो हमारी टिपिकल एसिड की डेफिनिशन है वो आएगी। एंड इट इज़ प्रोबेबल, जो उसके बेनिफिट एसोसिएट हैं वो हमें मिलेंगे। सर ये 2 तो हम रट-रट के थक गए हैं, हमने 16 में पढ़ी, 40 में पढ़ी, 38 में भी हम यही बात पढ़ते हैं। जहाँ पे एसिड को रिकॉर्ड करना हो, रिकॉग्नाइज़ करना हो, हम यही बात करते हैं। तीसरा इसमें जो है वो क्या है कि फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द एसिड कैन बी रिलायबली मेजरेबल। क्या? कि वो जो उसकी फेयर वैल्यू है या जो उसकी कॉस्ट ऑफ द एसिड है, उसको हम मेजर भी कर सकें रिलायबली। अगर तीनों चीज़ें पूरी हैं, हम उसे क्या कर लेंगे, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ना कंट्रोल कैसे एस्टैब्लिश होगा कि बिकॉज़ आप तो जानवर को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप लाके बकरा बाँधें, उसको किसी ने चारा दिखाया, वो तो भाग जाएगा कमीना। आप एक तोता पालें, तोते को किसी ने रिश्वत देनी है, उसने उड़ जाना है। वो किसी के सगे नहीं होंगे, तो आप कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इसका कंट्रोल एस्टैब्लिश होगा लीगल ओनरशिप से या ब्रांडिंग से, या ब्रांडिंग से, या आप देखेंगे कि भाई ये हमारे डरबे में पैदा हुआ या हमारे जो स्टेबल है अस्तबल उसमें पैदा हुआ, उस चीज़ से आप क्या करेंगे, आप इसका कंट्रोल एस्टैब्लिश करेंगे। और फ्यूचर बेनिफिट का मतलब क्या है कि वो फिजिकल बेनिफिट्स जो आप इनसे हासिल कर रहे होंगे, वो हमने क्या करने हैं, हमने इससे एसोसिएट जो है वो करने होते हैं। क्या करने होते हैं, वो हमने इसमें से एसोसिएट जो है वो करने होते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास कि XYZ लिमिटेड owns a large area of a farmland nearby a wild forest, कि जंगल के पास XYZ लिमिटेड क्या है, एक बहुत बड़ा फार्म का एरिया है। Employees of XYZ Limited have noticed that a herd of wild elephant is living permanently on the farmland of XYZ Limited, कि वो हमारे बिल्कुल फार्मलैंड में ही रह रहे हैं। एक जो हाथियों का ग्रोह है, ठीक है। उसने कहा कि अगर हम इसको इंटरनेशनल मार्केट में बेचें तो हमें 58 मिलियन मिल जाएगा। तो क्या हम इन हाथियों को अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बायोलॉजिकल एसेट शो करेंगे? द आंसर इज़ नो। क्यों? हमारा कंट्रोल ही नहीं है। हमारा इस पे कंट्रोल ही नहीं है बिकॉज़ ये वाइल्ड एनिमल्स हैं। हम इनको पहली बात है मार्केट में सेल ही नहीं कर पाएँगे। दूसरा कंट्रोल होता है जो हमने लीगली एस्टैब्लिश किया है। भई वो तो अगर बैठ गए, मैं ना हाथी खरीदा ना मैंने हाथी पाला, वो तो मेरे लैंड में आके रह गए। तो इसको हम कभी भी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे होंगे। ये असूल आपने याद रखना है। तो सर इस असूल से रिलेटेड जो है ना, वो क्या है हमारे पास, ये डिसीजन फ्लो। ये फ्लो चार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ये फ्लो चार्ट हमें बताएगा कि कंट्रोल है कि नहीं। पहली बात है, डज़ द एंटिटी हैव कंट्रोल एज़ अ रिज़ल्ट ऑफ पास्ट इवेंट? नो, आप उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये एंटिटी के पास कंट्रोल है, यस। इट इज़ प्रोबेबल कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएँगे? नो, आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जी, कंट्रोल भी है हमारे पास, ओके हो गया। हमारे पास कंट्रोल भी है, बेनिफिट्स भी आएँगे। क्या उसकी फेयर वैल्यू हम रिलायबली मेज़र कर सकते हैं? नो, नहीं, येस। अगर तीनों का जवाब येस, येस, येस है, तभी हम क्या करेंगे, हम उसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे होंगे। तो तीनों का जवाब क्या होना चाहिए? हाँ में होना चाहिए। अब हम चलते हैं आगे। तो रिकॉग्निशन तो हमारा यहाँ पे हो गया कि हम किस तरह से इसको रिकॉर्ड करेंगे, किस तरह से हम इसको रिकॉग्नाइज़ करेंगे, वो तो हमने पढ़ लिया। अब सवाल है मेजरमेंट। ठीक है जी, कंट्रोल भी है, बेनिफिट भी प्रोबेबल है, वैल्यू भी रिलायबली मेजर हो रहा है, ठीक है, रिकॉर्ड कर लो, हो गया। क्राइटेरिया तीनों पूरा हो गया। अब मेजर कैसे करना है? तो असूल है मेजरमेंट का, याद रखिएगा, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। असूल है फेयर वैल्यू
लेस कॉस्ट टू सेल। ये हम हमेशा लगाएँगे, सिर्फ़ फेयर वैल्यू तब नहीं लगा सकते जब वो रिलायबली मेज़रेबल ना हो। जब वो रिलायबली मेज़रेबल ही नहीं फेयर वैल्यू, फिर हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हम रिकॉर्ड कर ही कब रहे थे? जब आपको याद हो कि रिकॉर्ड कब रहे थे? कंट्रोल भी है, बेनिफिट्स भी आएँगे और फेयर वैल्यू भी रिलायबली मेज़र है। तो फेयर वैल्यू जो है वो रिलायबल होनी चाहिए। तो असूल क्या होगा कि हमारे पास जो फेयर वैल्यू होगी, उसमें से जो कॉस्ट टू सेल होगी, वो हम लेस करवाएँगे तो मेरे पास ये आ रहा होगा। जैसे एग्ज़ाम्पल है कि अदील लिमिटेड ऑपरेट्स अ गॉट ब्रीडिंग फार्म, एक वो बकरियों का फार्म जो है वो चला रहा है अदील लिमिटेड। एएल सेल गोट्स टू लोकल मार्केट बिज़नेस एंड गोट्स मिल्क टू कॉस्मेटिक कंपनीज़, ठीक है। वो फार्म से 2 मकसद ले रहा है, लोकल मीट बेच रहा है मार्केट में, दूध कॉस्मेटिक कंपनीज़ को। दे आल्सो यूज़ गोट मिल्क फॉर मेकिंग प्रीमियम चीज़, और वो क्या कर रहा है, वो उस गोट मिल्क से प्रीमियम चीज़ भी बना रहा है। प्रीमियम चीज़ जो है वो इस्तेमाल कर रहा है खुद बनाने के लिए। 1 मार्च को एएल बॉट 10 गोट्स फॉर 25,000 ईच एट फेयर वैल्यू। उससे 10 बकरियाँ ली थी, 25,000 रुपए की एक, जो उस दिन फेयर वैल्यू थी। मार्केट ब्रोकर चार्ज 2% फ्रॉम द बायर। जब आपने खरीदी थी, तो बायर ने 2% आपसे लिया था, ठीक है? और 3% फ्रॉम द सेलर ऑन ट्रांज़ैक्शन, और जिसने बेची थी उससे 3%, मतलब कॉस्ट टू सेल 3% है, ये चीज़ याद रखनी है आपने। 15 जून 2012 को 2 किड्स वर बोर्न हैविंग फेयर वैल्यू 7,000 ईच। 2 बच्चे मिल गए हैं और उसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, 7,000 ईच है। एंड ईयर एंड ईच गोट हैज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ 33,000। ईच किड हैज़ अ फेयर वैल्यू ऑफ 9,000। Calculate the cost of purchase and amount at which above biological assets should be measured at initial recognition and on 30 जून 2012। तो बताएं इनिशियली किस पे रिकॉर्ड करेंगे, और हमने जब उसको बाद में रखा 30 जून 2012 को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं। अब तो उसने 10 बकरियां ली थी, तो हम यहाँ पे आते हैं इनिशियल रिकग्निशन पे। 10 बकरियां ली थी, हम यहाँ पे क्या आते हैं, 10 बकरियों के लिए हम बात करेंगे इनिशियल रिकग्निशन की। किसकी बात करेंगे, इनिशियल रिकग्निशन की। किसकी बात करेंगे, इनिशियल रिकग्निशन की। 10 बकरियां ली थी, ठीक है जी। 10 बकरियां आ गई हमारे पास। 25,000 की एक बकरी थी, ये हमारे पास आ गई। ये आ गई थी हमारे पास कितने की, 25,000। ये हमारे पास बन गया 2,50,000। अच्छा, आपने मार्केट ब्रोकर के चार्जेस पे किए हैं 2%, तो ब्रोकर फीस आ जाएगी इसमें हमारी, वो है ये 2%। 2,50,000 का 2% बनेगा हमारे पास 5,000। तो हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये बन जाएगा जी हमारे पास 2,55,000। ये क्या बन गया, 2,55,000। ये 2,55,000 तो हमने पे किए, ये हमने पे किया है, ये हमने पे किया है। सवाल ये है इनिशियल रिकग्निशन कैसे करनी है। सवाल जो है बेसिकली हमारा सवाल इज़ रिलेटेड टू इनिशियल रिकग्निशन। ये इनिशियल रिकग्निशन हम कैसे करेंगे, इस चीज़ को ज़रा आपने यहाँ पर देखना है। असूल था फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। क्या, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो हमारे पास फेयर वैल्यू क्या है? हमारे पास फेयर वैल्यू जो है वो है 25,000। 25,000 इंटू 10 किया, तो ये हमारे पास आ गया 2,50,000, दैट इज़ द फेयर वैल्यू। कॉस्ट टू सेल कितनी हम पे कर रहे हैं, 3% कमीशन पे कर रहे हैं। तो 2,50,000 का अगर हम 3% निकालें तो कितना बनेगा? 2,50,000 का 2,50,000 का अगर हमने 3% तो ये बनेगा 7,500। तो अगर हम इस 7,500 को लेस करवा दें, इसको हम अगर लेस करवा दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 2,42,500। तो बेशक मैंने 2,55 की खरीदी हैं, लेकिन मैं इनिशियली इन 10 बकरियों को इस अमाउंट के ऊपर जो है वो क्या करूँगा, वो मैं रिकॉर्ड करूँगा। असूल हमारा यही है। अब वो जो 5,000 पे किया है, आगे जाके डिस्कस करते हैं, इसको हम एक्सपेंस आउट कर देंगे। लेकिन हम जो है वो क्या करेंगे, हम इसको 2,42,500 का फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल वाले मॉडल पे हम क्या करेंगे, हम इसको रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है। उसके बाद 15 जून को 2 बच्चे बॉर्न हो गए 7,000 के ऊपर। अभी जो बच्चे बॉर्न हुए हैं, ये भी इनिशियल कोड हम इसकी इस पे लिखेंगे। 2 किड्स हैं, उसकी वैल्यू कितनी थी? 7,000 थी। 3% हम कॉस्ट टू सेल है, तो फेयर वैल्यू 7,000 है, कॉस्ट टू सेल 3% लेस करेंगे। इसका मतलब मुझे लेना पड़ेगा इसका 97%। देखा जाए तो ये 2,50,000 का 97% है, हमने 3% लेस किया है। ये 100% था, 100% में से हमने 3% लेस किया। मेरे पास क्या आया है? मेरे पास 97% जो है वो आया है। वो है हमारे पास, देखते हैं इसको, 2 इंटू 7,000 मल्टीप्लाई बाय 97, तो ये बनेगा 13,580 का। तो ये आ जाएगा बछड़े। तो ये है जी आपकी इनिशियल रिकॉग्निशन। ये है आपकी इनिशियल
ठीक है, इनिशियली हम इस अमाउंट के ऊपर जो है वो क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। अब हम चले गए हैं ईयर एंड के ऊपर, बिकॉज़ पॉलिसी इसकी यही रहेगी। असूल इसका यही रहेगा, पॉलिसी इसकी यही रहेगी, इसमें तब्दीली नहीं आएँगी। ईयर एंड पे बकरी 33,000 रुपए होगी और बच्चा जो है वो कितने का हो गया, 9,000 का हो गया। तो हमने इसको हमेशा फेयर वैल्यू पे लेके जाना है। जब हम आएँगे ईयर एंड के ऊपर, और जब हम ईयर एंड की बात करेंगे, ईयर एंड के ऊपर याद रखिएगा, वो जो 10 गॉड्स हैं हमारे पास, 10 गॉड्स थी, जो हमने 25,000 की ली थी, अब उसकी वैल्यू हो गई 33,000। लेकिन कॉस्ट टू सेल लेस करवाएँगे तो हम ले लेंगे 97 भी। जो हमने 2 बछड़े हमारे पैदा हुए थे यहाँ पे, हमारे नहीं मतलब बकरी के, वो उसकी वैल्यू कितनी है, 9,000। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9,000 से, हम कॉस्ट टू सेल जो है वो लेस करवाएँगे, तो हमारे पास जो है वो जवाब आ जाएगा। दैट इज़ विल बी 10 इंटू 33,000 मल्टीप्लाई बाय 0.97, तो ये बनेगा 3,20,100 की, और ये बनेगा 2 इंटू 9,000 मल्टीप्लाई बाय 0.97, ये बनेंगे 17,460 की। तो इनिशियल ये कितने का रिकॉर्ड हुआ था, 13,580 का, कितने का हुआ, 17 का, ये 242 का, ये कितने का हो गया आपका, 320,100 का हो गया। तो इस तरह से आपका असूल जो है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, वो हम क्या करते हैं, हम हमेशा अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है नी? तो ये सवाल था। तो अब अगर मैं इसको ब्रेक करूँ, क्या मैंने कितना अच्छा लिखा हुआ है कि गॉड की फेयर वैल्यू जो है 25,000 थी, ब्रोकर की फी लेस की, हमारे पास ये आ गया। तो हमने 10 की लिख ली। उसके बाद इनिशियल रिकॉग्नाइज़ हमने कैसे करना था, 25,000 का माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, एक इसके ऊपर आई, तो 10 हमारे पास किसके ऊपर आई, वो हमने अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिख ली थी 1 मार्च को। फिर जो बच्चे पैदा हुए, कॉस्ट ऑफ लेस की, हमने यहाँ पे अमाउंट लिख ली। फिर ईयर एंड के ऊपर कॉस्ट को, और इसको भी हम क्या किया था, हमने यहाँ पे ले लिया। तो ये सारा कुछ जो है वो मैंने आपको कैलकुलेट जो है वो करके बता दिया। आपके साथ नोट शेयर होंगे, आप इनको नोट से जो है वो पढ़ लीजिएगा। तो दैट इज़ द वे टू रिकॉर्ड एंड मेजर द बायोलॉजिकल एसेट्स। इनिशियली हम इनको इस तरह से लेकर चलते हैं। इज इट क्लियर नाउ टू एवरीवन? अब जो हमने उस बायोलॉजिकल एसेट्स की बात की थी, अब सवाल है वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, वो आम का दरख्त पे आम का फल, वो दूध, वो गोश्त, वो ऊन, उसको हमने कैसे रिकॉर्ड करना है, किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, वो हम क्या करेंगे, वो हम यहाँ पर डिस्कस आउट कर रहे होंगे। कहता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हार्वेस्टेड फ्रॉम एन एंटिटीज बायोलॉजिकल एसिड शेल बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। असूल याद रख लें, ये जो पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट है, उस दिन जो फेयर वैल्यू है उसमें से कॉस्ट टू सेल लेस करवाएंगे, हम क्या करेंगे, हम उसके ऊपर लेके चल रहे होंगे। सच मेजरमेंट जिस पे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज कॉस्ट जब हमने उसको आगे जाके भेजना। इसको जरा हम समझ लेंगे, सबसे टेक्निकल भी है जो हमारा यही है, तो इसको जरा हम डिस्कस करते हैं। देखें, आपके बायोलॉजिकल एसेट्स हैं बकरियाँ, क्या निकालना है, दूध। दूध है आपका एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो जिस दिन दूध निकालने जा रहे हैं, उस दिन जो दूध की फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, इस पे क्या करना है, एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट दूध को रिकॉर्ड करेंगे। और जब कल दूध को बेचेंगे इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री की जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है, वो यही हमारी क्या होगी, कंसीडर हो रही होगी। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। एग्जांपल जो है ज़रा समझिएगा, आपको समझ आ जाएगी। कहते हैं काशिफ लिमिटेड ऑपरेट्स अ गोट ब्रीडिंग फार्म, वही एग्जांपल उसको ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। केएल सेल गोट्स टू लोकल मीट बिजनेसेस, ठीक है। उसने केएल ने क्या किया है, 980 लीटर ऑफ मिल्क व्हिच हैड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 170 की, और उसने उस दिन का क्या किया है, दूध निकाला है 170 का 980 लीटर, जब उसकी फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी थी, 170 की थी। सेल कितना किया उसने, उसने 900 लीटर मिल्क बेचा है कॉस्मेटिक को, और चीज़ प्रोडक्शन के लिए उसने खुद के लिए 80 लीटर जो है वो क्या किया है, गुड्स अपने पास रखा है, जिसमें उसने 24,000 रुपए की जो है वो क्या की है, चीज़ बना के बेच दी है, और 5,000 रुपया उसका कन्वर्जन चार्जेज़ आए हैं, ये इसने हमें बताया है। ये पूरी कहानी है। दूध निकाला 980 लीटर, 900 लीटर बेच दिया, 80 को इस्तेमाल कर लिया। तो उसके बारे में उसने बताया कि चीज़ जो बनाई है वो 24,000 की बिकी है, चीज़ बनाने में खर्चा कितना है, 5,000 रुपए का है। रिक्वायरमेंट है, डिस्कस द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ मिल्क ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गोट्स। इन बकरियों का जो दूध निकाला है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, वो हमने यहाँ पर बताना है। तो कितना लीटर था, 980 लीटर। इस पे रिकॉर्ड किया रहेगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सर्व गिवन थी 180 इंटू 170, 166,006। हम क्या करेंगे, हम मिल्क को रिकॉर्ड कर लेंगे, बिकॉज ये एट अ पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट है। अब यही मिल्क जो है वो हमारी हमेशा कॉस्ट जो वो पे रिकॉर्ड होगा। दूध बेचा है तो सेल प्राइस जो भी दूध की होगी उसमें से ये कॉस्ट लेस करेंगे, जीपी आ जाएगा। जो चीज़ बनाई है तो चीज़ में भी जो कॉस्ट हम मेजर करेंगे वो हम इसी अमाउंट के ऊपर जो है वो लेकर चल रहे होंगे। ठीक है जी।
तो बड़ी सिंपल सी बात है, इस तरह से करेंगे तो जो आपने हार्वेस्ट किया 980 लीटर्स का, इसके ऊपर आप मिल्क को रिकॉर्ड करेंगे। 980 लीटर बेचा, वो जिस प्राइस पे बेचा होगा, वो सेल प्राइस मल्टीप्लाई बाय 980 करेंगे, आपके पास रेवेन्यू आ जाएगा, उसमें से ये कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है वो आप लेस करवा देंगे। फिर जो चीज़ बना के बेची, चीज़ में आपके पास ये रेवेन्यू आ जाएगा, एक 5000 ये कॉस्ट लेस करवाएँगे और 80 इंटू 170 के हिसाब लेस करवाएँगे। जो प्रॉफिट या गेन होगा, वो किसका पार्ट बनेगा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन रहा होगा। तो दैट इज़ हाउ वी आर वैल्यूइंग, हम रिकॉर्ड करते हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को कि इस तरह से हम इनकी वैल्यूएशन कर रहे होंगे। तो ये तो होगी बात हमारी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। दिस इज़ फॉर द मिल्क, दिस इज़ फॉर मीट, दिस इज़ फॉर वूल, उसकी हमने क्या की है? डिस्कशन यहाँ पर कर ली है। अब हम बात करते हैं, जैसे भेड़ के साथ ऊन अटैच है, गाय के साथ दूध अटैच है, हमने देखा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो वो तमाम बायोलॉजिकल एसिड जो हमारे लैंड के साथ अटैच है, जो हमारे लैंड के साथ अटैच है, जैसे ट्रीज़ हो गए, फॉरेस्ट वगैरह जो है वो हम लेके चलते हैं। अब हम इसकी कैसे वैल्यूएशन करेंगे, इसको हमने क्या करना है, देखना है। जैसे अगर हम बाग की बात करें, मैं आज एक बाग खरीदने जाता हूँ, तो उसकी वैल्यूएशन दरख्त प्लस लैंड की होगी। क्या होगी? दरख्त प्लस लैंड की होगी। क्या होगी? दरख्त प्लस लैंड की होगी। अब इफ दैट इज़ द सिनेरियो, जिसमें प्रॉब्लम हमारे पास जो है वो क्या है, यहाँ पर रेज़ हो रही है कि हमारे पास तो क्या है, बायोलॉजिकल एसिड्स हैं। मैंने एक बाग खरीदना है, फूलों का, फलों का, ओके। अब देयर मे बी नो सेपरेट मार्केट ऑफ द बायोलॉजिकल एसिड व्हिच आर अटैच्ड टू लैंड, कि वो दरख्त ज़मीन से उखाड़ के अलग नहीं बेच सकता, लेकिन एक्टिव मार्केट मौजूद है। मैं बाग खरीदने जा रहा हूँ। मैंने कहा भाई ये आम का बाग खरीदना है। उसने कहा जी हमारे 150 दरख्त हैं, वैल्यू लगाएँ। मैं कहा बताओ दरख्त कितने का बिकेगा मार्केट में? मैंने कहा पागल बेवकूफ़, दरख्त कौन बेचता है मार्केट में? ये दरख्त कटा तो उड़ गया। इसका मतलब इस दरख्त को वी कांट सोल्ड देम इंडिपेंडेंटली इन द मार्केट। मैंने कहा ओके, इंडिपेंडेंटली नहीं बिक सकते। लेकिन वो पूरे ग्रुप की, वो लैंड प्लस दरख्त की वैल्यू है। हाँ, वो जो रॉ लैंड है, जो उसके लैंड के ऊपर इम्प्रूवमेंट हुई है, जो उसके ऊपर बागात लगे हुए हैं, इसको अगर ऐसा कंबाइन देखा जाए, इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू है। और हम इसे क्या करेंगे, हम इसको पैकेज के तौर के ऊपर क्या कर रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं। हम पूरा बाग बेचेंगे, जिसमें ज़मीन की कीमत, जो दरख्त उगे हैं उसकी, जो साइडों पे जो पानी का सिस्टम बनाया हुआ है उसकी, वो सारा कुछ सिस्टम इंस्टॉल किया है, हम इसको एज अ पैकेज के तौर के ऊपर जो है वो बेच सकते हैं। इफ़ दैट इज़ द एसेट कि जिसमें हम उस पूरे बाग की फेयर वैल्यू मेजर कर रहे हैं, तो हम वो फेयर वैल्यू लेंगे। उसमें से हम क्या करेंगे, जो रॉ लैंड, ज़मीन की फेयर वैल्यू डिटरमाइन करेंगे कि भाई इस तरह की ज़मीन यहाँ पे कितने रुपए की मुरब्बा है, कितने रुपए की किलो है, किले है, मुरब्बा का किलो कह रहा हूँ, किले है, वो लेस करवाएँगे तो हमारे पास वो बायोलॉजिकल एसेट की वैल्यू जो है वो आ जाएगी। अब क्या किया, देखिए आपने पूरे बाग की वैल्यू, लैंड प्लस ऑर्चर्ड की वैल्यू ली, उसमें से जो सिर्फ लैंड था, इतने का लैंड कितने किले यानी कितने का मिल जाए किला, ले लिया। टोटल में से लेस की तो आपके पास बायोलॉजिकल एसेट्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी, आप उसको लेस करवाएँगे, तो आप इसके ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल है हमारे पास कि एबीसी लिमिटेड हैज़ अ फ्रूट ऑर्चर्ड ओवर 15 एकर्स ऑफ अ लैंड। द सेपरेट वैल्यू ऑफ ऑर्चर्ड फ्रॉम द लैंड कुड नॉट बी डिटरमाइन्ड, हम लैंड से उसकी नहीं निकाल सकते। हाउएवर कंबाइंड वैल्यू ऑफ लैंड एंड ऑर्चर्ड हैज़ टू बी डिटरमाइन्ड 336 मिलियन। तो 336 मिलियन है द कंबाइंड वैल्यू ऑफ लैंड। इस तरह का जो सिमिलर लैंड है, उसकी कीमत है 10 मिलियन पर एकड़। हमें ये भी लगी पता, तो टोटल बाग की वैल्यू 336 है। इस तरह की ज़मीन का रेट लिया, ज़मीन का रेट है 10 मिलियन पर एकड़। अब हमने देखना है कि जो एबीसी लिमिटेड अपने उस फ्रूट ऑर्चर्ड जो लिया है, कैसे वैल्यू करेगी। तो भाई कितने का लिया, 336 का। ये पूरे बाग की है, ज़मीन की कीमत क्या है, 10 × 15, तो 336 में से 1 लेस किया, हम 186 का क्या करेंगे, हम अपने उन दरख्तों को, वो जो हमने बाग खरीदा है, उसको वैल्यू कर रहे होंगे। इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, हम इसको वैल्यू जो है वो कर रहे होंगे। जैसे आप कोई किन्नों का बाग खरीदते हैं, अब किन्नों का दरख्त सेपरेट नहीं मिलता, पूरा बाग मिलेगा। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड प्लस ऑर्चर्ड जो पूरा पैकेज लिया, उसमें से हम लैंड की वैल्यू को लेस करवाएँगे, तो मेरे पास आ जाएगा कि अब मेरे पास ये जो मैंने जो बाग लिया, दरख्त लिया है, इसको वैल्यू मैंने कितनी एलोकेट करनी है, वो हमारे यहाँ पर आ रही होगी। फिर ये फेयर वैल्यू जो है, रिमेंबर जब हम फेयर वैल्यू मेजरमेंट कर रहे होते हैं, ये हम इंडिपेंडेंटली भी कर सकते हैं, लेकिन हम ये जो ग्रुपिंग है उसके ज़रिए ज़्यादा करते हैं, बिकॉज़ ग्रुपिंग जो है वो हमें रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो देती है। हम ग्रुपिंग बनाते हैं बायोलॉजिकल एसिड्स की ऑन द बेसिस ऑफ एज, क्वालिटी, साइज़, वेट, ब्रीड, यील्ड के हिसाब से। मतलब
6 महीने तक का जो बच्चा होगा बकरे का, उसका एक ग्रुप बना के वैल्यू कर ली, जो 6 से 12 महीने में होगा, ग्रुप बना के वैल्यू कर ली, जो 12 महीने से 16 महीने में होगा, उसकी वैल्यू कर ली। तो हम इस तरह एज वाइज़ ग्रुपिंग करते हैं, नस्ल वाइज़ ग्रुपिंग कर लेंगे, वेट वाइज़ 25 किलो को सारे बकरे साइड पे कर लिए, 50 को सारे साइड पे कर लिए। तो इस तरह से हम ग्रुपिंग करके उनकी वैल्यूएशन जो है, वो क्या कर रहे होते हैं, लेके चल रहे होते हैं। जैसे अगर हम देखें हमारे पास टोटल जो है 100 गायें हैं, ग्रुपिंग में बताएँगे कि जिनकी उम्र 1-2 साल में है, वो 30 है, जो 2 से 5 की है, 50 है, जो 5 से पहले बड़ी हैं, वो 100 है। उनकी वैल्यू भी हम डिटरमाइन करेंगे और हम उसको फिर क्या कर रहे होंगे, इस तरह से लेकर चल रहे होंगे। इज़ इट क्लियर? तो ये चीज़ जो है ना, वो आपने क्या करनी है, इसको नोट से रीड आउट कर लीजिएगा ताकि आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जो है, वो बेहतर हो जाए। ओके? उसके बाद हम देखते हैं आगे दैट इज़ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेज़। जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेज़ है ना हमारे ख़ास तौर के ऊपर आईएस 41 के मुतालिक, ये नेसेसरीली रेलेवेंट नहीं होते फेयर वैल्यू को रिफ्लेक्ट करने के लिए, बिकॉज़ फेयर वैल्यू बेसिकली रिप्रेज़ेंट करेगी जो हमारी मार्केट कंडीशन होगी उसके ऊपर। इसके ऊपर मार्केट कंडीशन जो है उसके ऊपर हम इसको लेकर चल रहे होंगे। Because current market condition is more relevant for determining the fair value rather than the contract। मैं आज आके एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ कि मुझे आपने बड़ी ईद पे 20,000 का बकरा बेचना है और कोई बंदा मुझे आज कॉन्ट्रैक्ट करने के बावजूद नहीं बेचेगा, भाई बकवास कर रहा है। आज मैं मजबूरी में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ईद के बाद वही बकरा जो है वो 1 लाख का होगा, कोई भी नहीं बेचेगा। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेज़ जो हैं वो इतनी रेलेवेंट नहीं होती, रियल मार्केट टर्म्स जो हैं वो रेलेवेंट होती हैं। ठीक है? तो रिमेंबर आपने यहाँ रखना है बिकॉज़ आईएस 37 हमने यहाँ डिस्कस नहीं किया। ओनरस कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हम जाकर डिस्कस करें तो वहाँ पे आता है, इसलिए याद रखिएगा कि इन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप अपनी फेयर वैल्यू जो है वो इसमें एडजस्ट जो है वो नहीं करेंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मर ने एग्री किया 100 टन ऑफ गंदम बेचने का 2200 के ऊपर और जिस दिन बेचने लगा था उस दिन कीमत 2400 थी। तो फेयर वैल्यू ऑफ व्हीट 2400 रहेगी, 2200 नहीं रहेगी। ये चीज़ आपने याद रखनी है। फिर क्या हम कभी अभी तो हमने क्या कि असूल है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, तो क्या हम कभी कॉस्ट को याद कर सकते हैं? क्या कॉस्ट जो है उसको हम यूज़ कर सकते हैं रेदर देन फेयर वैल्यू? द आंसर इज़ यस। समटाइम्स कॉस्ट जो है वो बड़ा अप्रॉक्सिमेट और रेलेवेंट मेजर हो सकता है। हम उसको इस्तेमाल करेंगे कब? जब हमें बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत हो रही है, हमें उसके बारे में नहीं पता। मतलब अगर आपने सीड ला के लगाया, अभी वो एक सीड उगा है, उस सीड से प्लांट बनेगा, प्लांट ग्रो होगा, ट्री बनेगा। वो सीडलिंग्स की स्टेज जो है उसको अगर आप रिपोर्ट करना चाहें, तो सीड की फेयर वैल्यू नहीं है, वो ज़मीन पे लगा दिया बीज। तो बीज के ऊपर जो है फिर आप क्या करेंगे, आप कॉस्ट पर मेज़र करेंगे। सिमिलरली अगर आपने नया कोई लाइवस्टॉक एक्वायर किया है, उसको भी आप क्या कर सकते हैं, कॉस्ट पे मेज़र कर सकते हैं। ठीक है? कब? जब लिटिल बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, चूज़े हैं, बीज हैं, इसकी फॉर्म में है। नंबर 2, द इम्पैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन प्राइस इज़ नॉट एक्सपेक्टेड टू बी मटीरियल। क्या? जो आपने अभी जो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, उसका कीमत के ऊपर इम्पैक्ट ही नहीं अभी आएगा। तो उसको भी आप फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे पाइन ट्रीज़ जो हैं वो 30 साल बाद जाके बीज देते हैं। तो अभी बीज लगाया होगा तो 30 साल तक उसका जब तक वो बीज नहीं उगेगा, जब तक फल नहीं होएगा तो इम्पैक्ट नहीं आएगा, तो आप उसको क्या करेंगे, कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो सीडलिंग्स हो गए कॉस्ट पे या बीज वगैरह ये इसमें आ रहे होते हैं। आपने बीज उगाया हुआ और अभी उससे दरख्त बनना है और पौधा बनना है और बीज और पौधे मतलब बीज से पौधे में 1 साल लग गया। पाम ट्रीज़ की बात करते हैं, कोई इम्पैक्ट नहीं आया फिर वैल्यू का, कोई एडिशनल मटीरियल इम्पैक्ट नहीं आया। बीज ₹500 का था, वो 2 फुट पौधा उग गया है, वो ₹700 का है या ₹600 का है। तो आप फिर क्या करेंगे, आप उसको कॉस्ट के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। चीज़ आपने याद रखनी है। अच्छा जी, हमारे लिए ना अब जो एक चीज़ है, मैंने आपसे इससे प्रीवियस एग्ज़ाम्पल करवाई थी, उसमें हमारी फेयर वैल्यू चेंज हुई थी। जब हमारी फेयर वैल्यू चेंज हुई थी, तो हमने क्या करना था, हमने उसका गेन या लॉस जो है, वो कैलकुलेट करवाना है। तो अब गेन या लॉस हम कैलकुलेट करते हैं, अभी हम वापस उस एग्ज़ाम्पल में जाके अपना गेन या लॉस जो है, उसको कैलकुलेट करते हैं, उस एग्ज़ाम्पल को देखेंगे। रिमेंबर जब भी हमारा गेन या लॉस होगा, इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर या फेयर वैल्यू के चेंजेस की वजह से हम उसको लाज़मी रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अगर लॉस हुआ है इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर रिकॉर्ड करो। अगर आपके नया बछड़ा पैदा हो रहा है, आप उसको भी क्या करोगे, आप उसको रिकॉर्ड जो है वो कर रहे होंगे। तो रिमेंबर ऑल गेन्स और लॉसेस जो हैं वो हम क्या करेंगे, वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर प्रेज़ेंट कर रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। मैं ज़रा उस प्रीवियस एग्ज़ाम्पल पे आता हूँ, ये जो हमने डिस्कस की थी, इसका ज़रा हम गेन या लॉस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। अब देखें इनिशियली मैंने क्या किया, मैंने 2.55 की ली थी, लेकिन मैंने 2.42 500 का रिकॉर्ड किया था। अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री पास करने की बात करूँ इस चीज़ की सिर्फ़ इस चीज़ की, तो जो हमने यकम मार्च को चीज़ ली थी, तो हमने कितने का रिकॉर्ड किया था? हमने 2.55 का रिकॉर्ड किया था। तो अगर देखा जाए तो मेरा बैंक जो है, वो तो क्रेडिट हुआ था 10 इंटू
25,000 और 2% हमने कमीशन पे की थी। 102 से मल्टीप्लाई किया तो बैंक तो मेरा क्रेडिट हुआ था 2,55,000 से। लेकिन जो मैंने बायोलॉजिकल एसेट रिकॉर्ड किए थे, वो मैंने 2,42,500 पे किए थे। तो हमारा बैंक क्रेडिट हो गया, हमारे पास यहाँ पर आ गया हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स। हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स कितने के ऊपर रिकॉर्ड हुए हैं? 2,42,500 का रिकॉर्ड हुए। पे इतना किया, रिकॉर्ड इतने पे किया, कितना डिफरेंस आया था? तो हमने यहाँ पे लिख लिया जी लॉस ऑन इनिशियल इग्निशन कितना डिफरेंस था 15,500 का। तो ये हमने रिकॉर्ड किया और ये साथ ही हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो है वो पार्ट बना दिया। एक हमारा ये हो गया। फिर 2 बच्चे पैदा हो गए यहाँ पे, ये बैठे-बिठाए 13,580 का। तो 13,580 का ये जो जून में हुआ था हमारे पास, हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स जो हैं वो बढ़ गए। वो ट्रांसफॉर्मेशन वाला फेज़ आया। तो 13,580 13,580 से हमारे बायोलॉजिकल एसेट्स जो हैं वो डेबिट हो गए, कुछ नहीं पे किया। लेकिन हमारे बैठे-बिठाए जो जानदार जो हैं वो बढ़ गए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे गेन ऑन बायोलॉजिकल एसेट जो है वो रिकॉर्ड कर दिया। कितनी अमाउंट से? 13,500 से रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ पे जब इनिशियल रिकॉर्ड किया लॉस था, हमारे वो बच्चे पैदा हो गए, उस पे बैठे-बैठाए गेन हो गया बिकॉज़ कुछ पे नहीं किया, 2 बकरे मिल गए हैं, तो ये गेन है। फिर हम चले गए ईयर एंड के ऊपर, हमारे पास ईयर एंड जो है वो कितना था? 30 जून था। हमारे पास ईयर एंड कितना आया था? हमारे पास ईयर एंड आया था 30 जून था ना? हाँ, 30 जून था। अब ज़रा 30 जून को देखते हैं। 30 जून को बेसिकली हमारे पास क्या हुआ था? 30 जून को हमारे पास ये जो रिकॉर्ड हुए थे टोटल 3, 20, 100 जमा 17,460 तो 3, 20, 100 जमा 17,460 तो 3, 37, 560 के 3, 37, 560 के हमने क्या किए थे? फेयर वैल्यू रिकॉर्ड की थी। क्या की थी हमने? फेयर वैल्यू रिकॉर्ड की थी 3, 35, 560 की। जब हमारी इनिशियल कॉस्ट की बात आई थी, तो वो हमारे पास थी ये बनती है 2,42,500 2,42,500 जमा 13,580 सर ये बनी थी 2,56,80 तो हमारे पास जो इनिशियल हमने बायोलॉजिकल एसेट रिकॉर्ड किए थे वो 2,56,080 के थे। आज उसकी फेयर वैल्यू है हमारे पास 3,37,560 तो हम क्या करेंगे? करंट फेयर वैल्यू है हमारे पास 3,37,560 इसमें से हम लेस करवा देंगे 3,35,560 तो हमारे पास कितना हो 3 35 कर दिया मैंने 337,560 माइनस 256,080 तो 81,480 कितना गेन आया हमारे पास 81,480 का हमारे पास गेन आ गया यहाँ पे बिकॉज़ अब ईयर एंड के ऊपर जब मैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा हूँगा और जब मैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बायोलॉजिकल एसेट्स को लिख रहा हूँगा तो वो 10 बकरियाँ इस पे शो हो रही होंगी और 2 बकरे बछड़े बच्चे जो हैं उस पे शो हो रहे होंगे। लेकिन लिए मैंने इसके ऊपर से तो मेरे पास गेन आ गया। अभी जो मेरे पास गेन आया है 81,480 का इसको हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 30 जून को जो हमारा यहाँ पर गेन आया है हम उसको यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे बिकॉज़ मेरे बायोलॉजिकल एसेट्स की वैल्यू जो है वो क्या हुई है? इंक्रीज़ हुई है। कितने से? 81,480 से हम यहाँ लिख लेंगे जी 81,480 से बायोलॉजिकल एसेट्स हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे और हमारा जो गेन ऑन रीमेजरमेंट हुआ या गेन ऑन ईयर एंड हुआ, उसको आप रीमेजरमेंट भी कह सकते हैं, हम क्या करेंगे? उसको क्रेडिट करेंगे। तो गेन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट, ये जब बच्चे पैदा हुए थे गेन क्रेडिट, ये लॉस भी हो सकता है, वैल्यू कम भी हो सकती है। और जो इनिशियल रिकग्निशन के ऊपर हमारा लॉस हुआ, उसको हमने क्या कर दिया? यहाँ पर रिकॉर्ड कर दिया था। आई गेस नाउ उस एग्ज़ाम्पल को हम अगर रिलेट करें और ये अगर हम अपना असूल देखें तो आई गेस दिस इज़ क्लियर टू एवरीवन कि हम इसको किस तरह से लेकर चल रहे हैं। ठीक है जी? तो वो सेम एग्ज़ाम्पल है, उसका जो गेन या लॉस जो है वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो कर लिया था। डन? जैसे इसमें डेयरी फार्म के लिए, पोल्ट्री फार्म के लिए, फ्रूट ऑर्चर्ड के लिए ये सारा कुछ जो है वो हम इस्तेमाल करेंगे। आपने ये एक टेबल जो है वो याद रख लेना है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस जो हैं वो इम्पैक्ट नहीं आएँगी, बड़े समय इस्तेमाल होगा। कॉस्ट कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं, गेन एंड लॉसेस कब जाएँगे और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हम किसके ऊपर रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो इसको रीड आउट कर लीजिएगा। एग्ज़ाम्पल नंबर 8 हमारी वो पिछली थी जो प्रीवियस की थी मैंने उसके सामने ही इसको सॉल्व जो है वो कर दिया था। आई गेस नाउ इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब हम ज़रा आगे चलते हैं और आगे बात करते हैं हम किस चीज़ की, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की। जो दूध उग गया है, उसके ऊपर भी तो गेन या लॉस होगा। उसका भी हमने क्या करना है, उसको भी हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना है। तो उसका असूल क्या है कि गेन या लॉस हम रिकॉर्ड करेंगे उसी प्रिंसिपल के ऊपर दैट इज़ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और जिस पीरियड में वो रेज़ हुआ होगा, हम क्या करेंगे, हम उसी में रिकॉर्ड जो है वो कर रहे होंगे। तो ये एग्ज़ाम्पल थी हमारी काशिफ़ लिमिटेड वाली कि कॉड ब्रीडिंग फार्म में वो कर रहे हैं 980 लीटर ऑफ मिल्क जो है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर
जब उसने मिल्किंग की थी तो 170 का था, 900 लीटर जो है उसने कॉस्मेटिक्स कंपनी को बेच दिया 160 का, 80 लीटर जो है वो उसने अपने पास रखा, 24,000 रुपए की उसने चीज़ बेची और 5,000 जो है वो क्या हुआ, वो उसके ऊपर कन्वर्जन सेल्स जो हैं वो आई हैं, जिसने हमें बताया। सवाल वही है। तो इसमें अब स्टेजेस देखें क्या, मैं सवाल को बड़ा ईज़िली पिक्चर में ब्रेक कर रहा हूँ। आपने मिल्क ऑब्टेन किया, हार्वेस्ट किया, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आप उसको रिकॉर्ड करेंगे आईएस 41 के तहत। तो 980 लीटर इंटू 170 किया आपने, तो 1,66,600 जो आपका आंसर आया, ये है पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, जिसके ऊपर आप एग्रीकल्चर को यूज़ करेंगे। फिर आपने इसको इस्तेमाल कैसे किया? आपने इसको मिल्क में इस्तेमाल कर दिया, बेचा और आपने इसको चीज़ में कन्वर्ट किया। अब आपने 900 लीटर जो है वो बेचा है कितने का? 160 के। तो कैश डेबिट सेल्स मिल्क की क्रेडिट होगी 160 से और कॉस्ट ऑफ सेल्स आप इसकी निकाल लें। ये अगर इसकी सेल्स है, अगर आप इसमें देखें तो आपने सेल्स कितने की हैं? सेल्स आपने की थी 160 इंटू 900 के हिसाब से। तो 160 इंटू सॉरी 900 लीटर, अच्छा उसने आपको टोटल अमाउंट ही बता दी है। तो उसने 160 की बेच दी हैं, सेल्स की हैं उसने 160 की। आप कॉस्ट ऑफ सेल्स ले लें, 170 के हिसाब से आपने 900 लीटर जो है वो बेचा है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा जी हमारे पास 170 इंटू 900, तो 153 क्या रहेगी हमारे पास कॉस्ट ऑफ सेल हमने रिकॉर्ड की 160 की, 153 कॉस्ट ऑफ सेल्स होगी, 7 का मेरे पास क्या आ रहा होगा, ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो आ रहा होगा। फिर आपने चीज़ बेची 24,000 रुपए की, तो सेल्स जो हैं वो आपकी क्या हुई होंगी, डेबिट हुई हो, सेल्स जो है क्रेडिट हुई होगी और कैश जो है वो आपका क्या हुआ होगा या रिसीवेबल्स जो है वो आपके 24,000 से क्रेडिट हुए होंगे। अब हम अगर कॉस्ट ऑफ सेल्स की बात आए, तो एक तो कन्वर्जन कॉस्ट लगेगी। तो कन्वर्जन कॉस्ट जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगी, वो आपकी 5,000 रुपए की इसमें लग रही होगी, आप उसमें ले जाएँगे और आपने मिल्क इस्तेमाल किया। तो 80 लीटर का मिल्क था, 170 के हिसाब से आपने ये इस्तेमाल किया। तो 80 इंटू 170, 80 इंटू 170, 13,600 का आपने मिल्क इस्तेमाल किया, 5,000 आपने कन्वर्जन कॉस्ट लगाई, तो 18,600 जो है वो आपका टोटल खर्चा हुआ। तो दैट इज़ योर कॉस्ट ऑफ चीज़ इन्वेंटरी, जिसको आप रिकॉर्ड करेंगे और आपने वो चीज़ की इन्वेंटरी कितने की बेची है, 24,000 रुपए की आपने बेच दी है। तो वो जो गेन या लॉस आएगा, तो यहाँ पे इन्वेंटरी का रूल ही अप्लाई होगा, उसके मुताबिक ही आप लेके चल रहे होंगे। तो अगर हम इसकी एंट्रीज़ देखें, तो जब आपने हार्वेस्टिंग की, जब दूध निकाला आप लोगों ने, तो रिमेंबर आपने इन्वेंटरी मिल्क की कितने की रिकॉर्ड की थी, 160 की जो बनी थी, 170 इंटू 900 और उसके ऊपर गेन आपने रिकॉर्ड कर लिया। फिर आपने जब दूध बेचा 160 का, कैश डेबिट और आपकी सेल्स जो है वो क्या होगी, क्रेडिट होगी और इन्वेंटरी को आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स पे जो है वो क्या किया, रिमूव कर दिया। ये भी हो गया। फिर कल को मिल्क के ऊपर कॉस्ट लगी, आपने उसको रिकॉर्ड कर दिया और मिल्क चीज़ बेची तो उसकी सेल्स जो है वो आपने क्या कर दी, रिकॉर्ड कर दी होंगी। इस तरह से आपने एंट्रीज़ जो है वो क्या करनी है, वो रिकॉर्ड करनी है। दैट वाज़ रिलेटेड टू द दिस थिंग। तो यहाँ पे आपका इन्वेंट्री वाला एरिया लाज़मी अप्लाई आएगा। तो आपके लिए सेल्स भी रेलेवेंट है और आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स भी रेलेवेंट रखनी है। तो यहाँ पे कभी परपेचुअल और पीरियोडिक में वो आपको कन्फ्यूज़ कर सकता है। अगर आगे का सवाल होगा, हम सवाल प्रैक्टिस इसका लाज़मी करेंगे। तो आपने इसके ऊपर कन्फ्यूज़ नहीं होना। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे है कि अगर हम फेयर वैल्यू को रिलायबली मेज़र ना कर सकें, फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि हमारी असम्पशन यही है कि हमने फेयर वैल्यू के ऊपर ही लेकर चलना है। लेकिन प्रिज़म्पशन हमारी यही होती है कि हमने इन एसेट्स को फेयर वैल्यू के ऊपर ही लेके चलना है, हम इनको फेयर वैल्यू के ऊपर ही मेज़र करेंगे। लेकिन इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर हम जाते हैं और फेयर वैल्यू जो है वो हमारी मेजरेबल नहीं है। मतलब जो उसने मार्केट प्राइस कोट कर दी, हम अब रेलेवेंट मार्केट में जाते हैं तो हमें उसकी कीमत नहीं मिल रही अल्टरनेटिव। यहाँ जो अल्टरनेटिव फेयर वैल्यू है वो रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे? फिर हम फेयर वैल्यू के ऊपर नहीं उसको लेटर ऑन कैरी करेंगे। जितने के ऊपर लिया वही कॉस्ट है, उसमें से फिर जो उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या इम्पेयरमेंट वगैरह होगी, हम वो लेस करवा रहे होंगे। तो रिमेंबर, जब उस एसेट की फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल हो जाएगी, हम उसको वापस किसके ऊपर ले जाएँगे? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर जो है वो ले रहे होंगे। ये प्रिज़म्पशन जो है ये हम कब करेंगे? जब हम उस एसेट को इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर जो है वो जब उसको हम लेटर कैरी कर रहे हैं। देखिए, जब हम उसको इनिशियल रिकॉग्निशन के ऊपर लेके चल रहे हैं, फिर मार्केट वैल्यू ही हमारी जो है वो क्या होती है, फेयर वैल्यू जो है वो कंसिडर हो रही होती है। अगर मतलब एक एसेट था वो प्रीवियसली फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट सेल के ऊपर आ रहा था, अगर वो मेरे पास आ गया, मैं इसको आगे बेचूँगा तो मैं भी उसको फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर ही लेके चल रहा होऊँगा। ये उस एसेट की गाय-बकरी भैंस की बात हो रही है। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है वो हमारा हमेशा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर आ रहा होगा। एग्ज़ाम्पल देखें, एक पाइन ट्री है, चिलगोज़ो मत रखते हैं, यंग उगाया है, एक्टिव मार्केट नहीं है, कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन वगैरह अगर कोई एप्लीकेबल है, उसके ऊपर रख दें। एक आपने स्पेशल गाय जो है वो इम्पोर्ट की है, स्कॉटलैंड की गाय है, ऑस्ट्रेलियन गाय है, अब उसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, बड़ी रेयर ब्रीड है, ब्राह्मण ब्रीड जो है अब तो उसकी एक्टिव मार्केट है, लेकिन वो बड़ी रेयर ब्रीड आपने इम्पोर्ट कर ली स्विट्ज़रलैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ अमेरिका से आपने इम्पोर्ट की है, अब उसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, तो उसको भी कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन पे क्या करेंगे आप रिकॉर्ड करेंगे।
लेकिन जो हार्वेस्टेड क्रॉप्स हैं, गंदम हो गया, चावल हो गया, ये हमेशा फेयर वैल्यू लेस साल पे ही रिकॉर्ड होंगे। हाँ, जब इनकी एक दफ़ा फेयर वैल्यू डिटरमाइन हो जाए, फिर इसको हम कहाँ लेके जाएँगे? हम इनको फिर फेयर वैल्यू के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। इसके साथ छोटी-सी बात है गवर्नमेंट ग्रांट्स की, क्योंकि IS-20 तो हमारे लिए है। तो गवर्नमेंट ग्रांट अगर हमें मिल रही है रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स, तो उसको हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले जाएँगे आसानी के ऊपर कि अगर हमें बायोलॉजिकल एसेट जो हैं, वो हम मेज़र कर रहे हैं एट कॉस्ट के ऊपर, या बेरेड प्लांट है और हमें उनके लिए ग्रांट मिली है, गवर्नमेंट ग्रांट मिली है उनके लिए जो बेरेड प्लांट हैं या वो बायोलॉजिकल एसेट जो मेज़र एट कॉस्ट या उसके ऊपर हो रहे हैं, फेयर वैल्यू पे नहीं, तो जो ग्रांट मिलेगी उसको एज़ पर IAS 20 जो कहता है कि आप उसको अदर इनकम में रिकॉर्ड कर लें, डेबिट कर लें, ओवर द लाइफ आप उसको क्या करें, आप एक्सपेंस आउट जो है वो करते रहें, अपनी इनकम का पार्ट बनाते रहें, आप उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड जो है वो कर रहे होंगे। ये तो बड़ा ईज़ी है, तो कॉस्ट इज़ इक्वल टू एज़ पर IAS 20 कहानी खत्म होगी। हाँ, अगर हमें बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए ग्रांट मिली है और बायोलॉजिकल एसेट्स को हम मेज़र कर रहे हैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल के ऊपर, तो फिर हम देखेंगे हमें ग्रांट मिली कौन-सी है, अनकंडीशनल ग्रांट, कंडीशनल ग्रांट या पार्शियल रिकॉग्निशन ऑफ कंडीशनल ग्रांट, तो टाइप चेंज हो जाएगी। अगर अनकंडीशनल ग्रांट मिली है, ग्रांट दे दिया, कोई कंडीशन इम्पोज़ है कि बकरे कितने हो, दूध कितना बेचना है, कितने आपने प्लांट्स उगाने हैं, गंदम कहाँ उगानी है, बीज क्या होना चाहिए, नहीं बताया, ट्रैक्टर फ्री में दे दिए, खाद फ्री में। अब देखिए, अब गवर्नमेंट ग्रांट इन द फॉर्म ऑफ पैसा हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ बीज हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ ट्रैक्टर हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ लाइव स्टॉक के वो बछड़े जो हैं गवर्नमेंट दे दे, गवर्नमेंट कट्टे दे रही है, गवर्नमेंट मुगरियाँ दे रही है, तो दैट इज़ ऑल इन द फॉर्म ऑफ अ ग्रांट। ठीक है? अब कोई कंडीशन नहीं है, दे रही है, ठीक है? मिल गई है, तो जैसे ही रिसीवेबल हो जाएगी, आप उसे क्या कर लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट जो है वो बना लेंगे। उसके बाद अगर कंडीशनल ग्रांट है, तो जब तक कंडीशन मीट नहीं होगी, आप उसको अपनी गवर्नमेंट ग्रांट को डेफर्ड ग्रांट रिकॉर्ड करेंगे। एज़ पर IAS 20 जैसे ही वो कंडीशन मीट हो जाएँगी, तो आप उसको उठा के अपनी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट बना लेंगे। और अगर पार्शियल रिकॉग्निशन हुई है, फॉर एग्ज़ाम्पल 5 सालों के लिए है कि 5 साल के लिए आपने फार्मिंग करनी है, तो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर कंडीशन मीट नहीं होगी, तो आप उसको रिकॉर्ड करना बंद कर देंगे। यहाँ पे सेम एज़ IAS 20 जो है वो हम लिखेंगे, रीपेमेंट का प्रोसेस सारा कुछ करेंगे। गवर्नमेंट ने ग्रांट दी कि आपने अपना एक फ़िश फार्म बनाना है, या गवर्नमेंट ने ग्रांट दिया आपने मुज़फ़्फ़राबाद के एरिया मुज़फ़्फ़रगढ़ के एरिया में अपना एक श्रिम्प फार्म बनाना है, और हम आपको ये 1 करोड़ की ग्रांट दे रहे हैं, 5 साल में एस्टेब्लिश है, ठीक है? 5 साल में हो जाएगी तो ग्रांट मिलेगी, तो ओवर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। हर साल क्या ग्रांट मिली, बैंक अकाउंट डेबिट, डेफिनेट ग्रांट आपने क्या कर ली, क्रेडिट। 1 साल काम किया तो डेफिनेट ग्रांट क्रेडिट, डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। सेकंड ईयर डेफिनेट ग्रांट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। थर्ड ईयर डेबिट, क्रेडिट। और अगर अगर हमारी कंटिन्यू वोलेशन हो गई, वापस करनी पड़ गई, तो वो ही सारा रीपेमेंट वाला कि कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा, जितनी रीपे की है वो अमाउंट हमारे डेफिनेट ग्रांट से डेबिट हो रही होगी। तो वही सारा कुछ जो है वो हम क्या करेंगे, हम इसके ऊपर रिपीट अप्लाई कर रहे होंगे। जैसे एग्जांपल है कि मुल्तान लिमिटेड रिसीव ग्रांट ऑफ रुपीज़ 15 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2012 ऑन कंडीशन दैट, एक उसको ग्रांट मिली है इस कंडीशन के ऊपर, दैट ML अडॉप्ट्स ऑर्गेनिक कैटल फीड सिस्टम एंड कंटिन्यूज टू डू फॉर 5 years. If ML discontinues the organic cattle feed system at any time during the 5 years, it will have to repay the whole amount of grant. ML has already implemented organic feed system and it is reasonably certain that ML will meet the condition of grant. ML year end is 31 December. ML measure its all of its biological asset at fair value less cost to sell. ठीक है, आपको 15 मिलियन मिले हैं। जब कंडीशन पूरी हो जाएँगी, आप उसे क्या करेंगे, आप अपनी इसको इनकम के ऊपर जो है वो रिकॉर्ड कर लेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे टाइम लिमिट जो है वो उसने हमें एज़ इट इज़ नहीं बताई हुई कि कंडीशन हम क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया हुआ था। उसको ऑर्गेनिक सिस्टम के लिए लिया, वो सिस्टम पहले ही इम्प्लीमेंट करके बैठा था, तो आप इसे क्या करेंगे, आप उसको उसी वक़्त रिकॉर्ड कर लेंगे। ग्रांट रिसीव हुई, सिस्टम आपने लगा लिया, सारी कंडीशन पूरी हो गई, आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बना लें। अगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंडीशंस मीट हो रही हैं आपकी, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, तो फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हर साल जितनी कंडीशन होगी, रेलेवेंट बेसिस को अज़्यूम करेंगे और आप उसको अपनी इनकम का पार्ट जो है वो बना रहे होंगे। गॉट इट? चलें जी, अब हम इसका ना बिल्कुल एंड के ऊपर डिस्क्लोज़र जो है उसको डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकली डिस्क्लोज़र इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और देखते हैं कि हमें क्या कुछ डिस्क्लोज़ जो है वो करना पड़ेगा। कुछ हम जनरल डिस्क्लोज़र की बात करेंगे, रिकन्सिलिएशंस हमने किस तरह करनी है, उसके बारे में जो है वो हम डिस्कस करेंगे। अदर इन्फॉर्मेशन कौन-सी होनी चाहिए, एडिशनल डिस्क्लोज़र्स हमें कौन से देने चाहिए, वो हम फिर डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद चैप्टर हमारा स्टैंडर्ड हमारा वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद हम सुकून से क्या करेंगे, फिर इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर रहे होंगे। अगर हम जनरल डिस्क्लोज़र की बात करें, हमें क्या कुछ बताना है, तो कहता है जी एंटिटी शैल डिस्क्लोज़ द एग्रीगेट लॉ गेन और लॉस
loss arising due to the current period on initial recognition of the biological assets and agriculture produce from the change in fair value। वो जो अभी हमने सवाल पीछे किया था, वो जो हमारा फेयर वैल्यू गेन या लॉस आया था, उसकी वजह से जितना एग्रीगेट गेन या लॉस होगा, वो हमने क्या करना है, बताना होगा कि हाँ भाई, ये मेरा एग्रीगेट गेन है या ये मेरा एग्रीगेट लॉस है, जो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट करके बता रहे होते हैं। गॉट इट? उसके अलावा आपने क्या करना है, गेन बताया, एग्रीगेटिव गेन। उसके बाद आप बताएँगे डिस्क्रिप्टिव, अंग्रेज़ी में लिख के या क्वांटिफ़ाई करके कि ग्रुपिंग के हवाले से कितने ग्रुप्स के आपके एसेट जो हैं, वो इस वक़्त मौजूद है। क्वांटिफ़िकेशन करेंगे, नंबर्स की फॉर्म में जो है वो बताएँगे ईच ग्रुप के ऊपर। फिर कंज़्यूमेबल्स कितने हैं, बेयरर्स कितने हैं, मैच्योर कितने हैं, इमैच्योर कितने हैं, उसके बारे में आपके जो रेलेवेंट या एप्रोप्रिएट मीन्स होंगे, आप वो क्या कर रहे होंगे, बता रहे होंगे। और एंटिटी ने उसके बेसिस के डिस्टिंक्शन की बेसिस जो है वो हमें बतानी होंगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्रीनफ़ील्ड्स लिमिटेड है, वो मिक्स कैटल फार्म रन कर रही है, उसमें बकरियाँ भी हैं, गोट भी है, डेयरी भी है, क्रॉप्स भी हैं, ऑर्चर्ड भी है और उससे गेन या लॉस रेज़ो में तो वो प्रॉपर बताएगी भाई मेरे पास कैटल जो है इतने की हैं, गोट्स इतने की हैं, बेरर जो हैं जैसे ये बेरर का वर्ड कास्ट नहीं आएगा, बगात कितने हैं, क्रॉप इतने के हैं, उनका जो एग्रीगेटिव गेन हुआ इस पे इतने का गेन, इस पे इतने का लॉस, गेन लॉस करके वो जितना एग्रीगेटिव गेन होगा वो बता रही होगी कि जी इतना मेरा गेन इन एसेट्स के ऊपर जो है वो क्या हुआ है, आया है। तो ये क्या करेंगे, ये हमें यहाँ पर बताएँगे, ये हमें यहाँ पर बताएँगे। तो आप इस तरह की ग्रुपिंग की फॉर्म में बताएँगे कि भाई कंज्यूमेबल्स कौन से हैं हमारे, जो हम इस्तेमाल करेंगे। मतलब हम उनको हार्वेस्ट कर रहे हैं, बेच रहे हैं जैसे चिकन्स हैं, गोश्त है गोट्स हो गई हैं, फिशेज़ हो गई हैं, एप्पल हो गया, राइस हो गया, गंदम हो गई, मेज़ होगी, जिनका आप इस्तेमाल करेंगे, जिनके लिए आपने वो उगाया हुआ है, जिन मकसद के लिए आपने रखा होगा शीप्स को, काव्स को, काउस को, बफलोज़ को रखा हुआ है, वो आपके कंज्यूमेबल्स में आएँगे। फिर बेरर कौन से हैं, जिनको आपने इस पर्पज़ के लिए नहीं रखा, जैसे वो आम का दरख्त हो गया, ऑरेंज का दरख्त हो गया, वो पत्ते या पौधे हो गए, दरख्त हो गए, ये है। फिर मैच्योर कितने हुए हैं, मतलब कितने अब वो जानदार तैयार हैं ज़िबा करने के लिए, गोश्त पर्पज़ के लिए, कितने दरख्त जो हैं वो टिम्बर के लिए तैयार है, तो सारी आप इस तरह से क्या करेंगे, क्लासिफ़िकेशन जो है वो करके बताएँगे। यू हैव टू रीड दैट थिंग ताकि आपको इसमें पता चल जाए। ठीक है जी? उसके साथ ना आप जब आप ये बता देंगे तो आप अपनी फिर क्लास रिकंसिलिएशन गिवन करेंगे। रिकंसिलिएशन इज़ बेसिकली क्या है? ओपनिंग और क्लोजिंग और कैरिंग अमाउंट में जो फ़र्क आया है, वो बताएँगे। ओपनिंग इनिशियल कॉस्ट, क्लोजिंग में फेयर वैल्यू इंक्रीज़ कितना हुआ, फेयर वैल्यू लॉस कितना हुआ, वो बताएँगे। कितना इंक्रीज़ परचेज़ेज़ की वज़ह से आया, कितना इंक्रीज़ जो है फेयर वैल्यू की वज़ह से आया, कितनी बेच दी हैं, कितनी हेल्ड फॉर सेल रखी हैं, हार्वेस्ट कितना किया, बिज़नेस कॉम्बिनेशंस में अगर ट्रांसफ़र हुए हैं, कंसोलिडेशन में कितने हैं, नेट एक्सचेंज डिफरेंस क्या है और अदर चेंजेज़ वग़ैरह जो है, ये आप क्या करेंगे, ये आप इसमें रिपोर्ट कर रहे होंगे। ये आप क्या करेंगे, ये आप इसमें रिपोर्ट कर रहे होंगे। जैसे एग्ज़ाम्पल है कि उसने एक ग्रीनफ़ील्ड लिमिटेड ने, जो हमने यहाँ पे एग्ज़ाम्पल डिस्कस की थी, अगर उसी के डिस्क्लोज़र की बात करें, तो कहते हैं जी ओपनिंग कैरिंग अमाउंट जो है वो 12 मिलियन की थी। जो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की वजह से इंक्रीज़ आया, वो 3.39 का हो गया। हमने कहा जी ओके, 3.39 का हो गया, हमने लिख लिया। परचेज़ेज़ की वजह से गेन आया, 2150 का हमने वो ऐड कर दिया। जो हमने सेल कर दी या बेच दी, वो लेस करवा दी। हार्वेस्टिंग कितनी की है, उसको लेस करवा दिया। बिज़नेस कॉम्बिनेशंस कंसोलिडेशन की या एक्वायर किया, हमने उसको यहाँ पे बता दिया। एक्सचेंज डिफरेंस की वजह से कितना आया, अदर चेंजेज़, ओपनिंग 12 था, क्लोजिंग कितने होगा, 13.7 का हो गया। इस तरह से हम क्या करेंगे, हम क्लासिफ़ाई करके बता रहे होंगे, ये अमाउंट में है। और आप रियल वर्ल्ड में अगर देखें, तो आप कह देंगे जी, अगर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिफिकेशन करें, ओपनिंग बैलेंस कितना था जी, हमारे पास 1000 कैटल थे। 120 कैटल के इक्विवेलेंट जो हमारा फेयर वैल्यू गेन आया, हमने 150 कैटल जो है वो खरीदे, बेचे कितने 180 हैं, ज़िबा कितने कर लिए बकरे, 90 जो हैं हमने ज़िबा कर लिए, 40 जो हैं वो हमने जब एक और फार्म को एक्वायर किया वहाँ से मिल गए। एक्सचेंज डिफरेंस का 10 का पड़ा, कुछ बर्थ हो गई, कुछ डेथ हो गई, कुछ यूज़लेस हो गए, कुछ भाग गए, बीमार हो गए, उसका डिफरेंस वगैरह आपने लिख के, तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग में इन टर्म्स ऑफ नंबर्स भी बता रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ वैल्यू जो है वो भी क्या कर रहे होंगे, आप बता रहे होंगे। तो ये चेकलिस्ट है आपने। आपने चेकलिस्ट जो है वो बतानी है कि हाँ भाई एग्रीगेट डिस्क्लोजर है, ग्रुपिंग भी कर ली है, बेसिस जो है और रिकंसिलिएशन आपने बतानी होती है। तो रिकंसिलिएशन इज़ वेरी ईज़ी, रिकंसिलिएशन इज़ वेरी, वेरी ईज़ी। आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं, डिस्कस आउट कर सकते हैं। इस रिकंसिलिएशन के बाद अदर इन्फॉर्मेशन एज़ पर रिक्वायर्ड होगी तो हम बताएँगे। ठीक है? अगर अदर इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर। अब वो अदर इन्फॉर्मेशन में क्या है कि नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ क्या है हर एक के ऊपर। मतलब अगर आपके पास डेयरी फार्म है, तो डेयरी फार्म में ब्रीडिंग काउज़ कितनी है, नॉन ब्रीडिंग काउज़ कितनी है, वो बताएँगे। ठीक है? पोल्ट्री फार्म है, चूज़े बेच रहे हैं, अंडे बेच रहे हैं, मुर्गियाँ बेच रहे हैं, तो ब्रीडर कितने मुर्गे रखे हैं, मुर्गे के बारे में बता रहे होंगे। अगर बाग है, तो आम के दरख्त कितने हैं, फिश फार्म में तो कितनी तिलापिया जो है वो रखी हैं, जिनके आप अंडे इस्तेमाल करके आप बेच रहे हैं, इसके बारे में आप क्या करेंगे, नेचर ऑफ एक्टिविटी बताएँगे।
फिर उसका नॉन फाइनेंशियल इम्पैक्ट जो होगा वो बताएँगे, वो नंबर्स में है, क्वांटिफिकेशन में है। ये 400 गायें, 1200 मुर्गे, 800 दरख़्त हैं, 12 फिश है। आउटपुट कितना मिला इनसे जी, इतने लीटर दूध मिल गया, इतने किलो चिकन गोश्त मिल गया, इतने टन के हैं जो हमने बाग जो है वो फल जो है वो निकाल लिया, इतने टन की जो है वो हमने फिश बेच दी है। ये सारा कुछ जो है वो बता रहे होंगे। सारा कुछ करना है, बताना है आपने। ये क्या है? ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज़ करेंगे। इसके साथ-साथ एंटिटी क्या को डिस्क्लोज़ करेगी? एक्जिस्टिंग एक्जिस्टेंस एंड कैरिंग अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट व्होज़ टाइटल इज़ रिस्ट्रिक्टेड, कैरिंग अमाउंट्स प्लेज एज़ सिक्योरिटी फॉर लायबिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने अपनी भैंसें जो हैं वो गिरवी रखवा के बैंक से लोन लिया हुआ है, तो कितनी भैंसें किस बैंक को गिरवी रखवाई हुई हैं, उसके बारे में बताएँगे। अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल कमिटमेंट की हुई है बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए, आपने ऑस्ट्रेलिया से 50 गायें मँगवानी है, भैंसें मँगवानी है, उसके लिए अगर आपने कोई कमिटमेंट की हुई है, अभी आप 50% अमाउंट पे कर दिया, 50 रिमेनिंग पे करनी है, वो बताएँगे। उसके अलावा कोई फाइनेंशियल रिस्क वगैरह है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक स्पेशल ब्रीड मँगवाई हुई है, जिसका फूड जो है बाहर से आना है, उसकी प्राइस फ्लक्चुएशन हो रही है, उसके साथ अगर आपने हेजिंग की है, फिर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, इंश्योरेंस करवाई हुई है, इसका प्रीमियम पे कर रहे हैं, डॉक्टर्स रखे हुए हैं, इसके बारे में भी क्या करेंगे आप, बता रहे होंगे। आपको पता है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी जो है वो बेसिकली हमारी जानदार है, और जहाँ पे जानदार है वहाँ पे बीमारी है। तो जहाँ पे बीमारी होगी तो उसका क्लाइमेट डिज़ीज़ रिस्क भी होगा। तो उसके बारे में भी इम्पैक्ट आना है कि भाई बर्ड फ्लू जो है वो फैल जाता है, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? बिकॉज़ एग्रीकल्चर एक्टिविटी में ये है, बर्ड फ्लू हो गया, क्लाइमेट की वजह से हो गया, आंधी-तूफ़ान आ गया, आंधी आ गई, ओले पड़ के खड़ी-खड़ी फसल तबाह हो गई, सूखा हो गया, पानी नहीं आया, सैलाब आ गया, इंसेक्ट्स जो हैं वो आ गए, तो ये सारे इवेंट्स हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा एक्सपेंस बढ़ भी सकता है, हमारा एक्सपेंस कम भी हो सकता है, तो इनको हम डिस्क्लोज़ करेंगे एज़ पर द रेलेवेंट स्टैंडर्ड आईएएस 1 में। अगर एक्सपेंस आउट हो रहा है, एक्सपेंस बढ़ गया तो मटीरियल है, तो उसका मटीरियल इम्पैक्ट जो है वो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखो। अगर एक वायरल डिज़ीज़ आ गई है, बर्ड फ्लू आ गया, बर्ड फ्लू होने की वजह से आपके 100 मुर्गे जो हैं मर गए, तो उसको एक्सपेंस आउट रिकॉर्ड करके उसका इम्पैक्ट जो है वो बता दो। सैलाब आ गया, सैलाब आने से आपकी फसल तबाह हो गई है, उसका इम्पैक्ट जो है वो बता दो। जैसे कुछ अर्सा पहले वो लंपी डिज़ीज़ जो है वो फैल गई थी जानवरों में, तो उसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, गायें भैंसे मर गई, तो इस तरह के इम्पैक्ट जो है वो एज़ पर आईएएस 1 आप क्या करेंगे, डिस्क्लोज़ जो है वो भी करके बता रहे होंगे। तो ये भी आप बताएँगे। उसके बाद एडिशनल डिस्क्लोज़र, अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो रही आपकी, तो आपने मज़ीद कौन से डिस्क्लोज़र गिवन करने हैं? अगर आप फेयर वैल्यू मेजर नहीं कर रहे, कॉस्ट मॉडल में कर रहे हैं, तो बताएँगे कि जी कौन से एसेट्स हैं जिसके ऊपर आप फेयर वैल्यू मॉडल नहीं लगा रहे, कॉस्ट लगा रहे हैं, क्यों फेयर वैल्यू मॉडल मेजर नहीं हो सकता? ठीक है, पॉसिबल रेंज क्या हो सकती है फेयर वैल्यू अगर होती? फिर डेप्रिसिएशन मेथड कौन-सा इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइफ क्या है, रेट क्या है, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट क्या है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है, ओपनिंग, क्लोजिंग, उसका इम्पैक्ट कितना आया, कितनी एसेट बेच दी हैं, वो सारा कुछ जो है बताएँगे। फिर अगर आप कॉस्ट मॉडल पे जा रहे हैं, तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना हुआ, या रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट है, या डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज की है, उसको भी आप बताएँगे, करंट पीरियड में इसका इम्पैक्ट बताएँगे, और इसको आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब बैलेंस शीट बना रहे होंगे, वहाँ भी क्या करेंगे, इसको शो करेंगे। और अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल हो जाए, फिर एंटिटी बताएगी कि भाई इन एसेट्स की फेयर वैल्यू जो हमने प्रीवियसली रिकॉर्ड किए थे, वो रिलायबली मेजरेबल नहीं थी, कॉस्ट पे थी, अब चूँकि वापस उसकी फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल हो गई है, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। अब रिलायबली मेजरेबल क्यों हो गई है, पहले क्यों नहीं थी, उसके बारे में बताएगी, उसका चेंज का इम्पैक्ट कॉस्ट है, इस फेयर वैल्यू पे आने पे इसको भी क्या करेंगे, आप डिस्क्लोज़ करके दे रहे होंगे। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी बात करें कि अगर आप पाइन ट्री लगा रहे हैं, इसकी एक्टिव मार्केट नहीं है, आप कहाँ चलेंगे? कॉस्ट मॉडल पे। तो आप इसको बताएँगे जी, हमारे पास यंग पाइन ट्रीज़ हैं, 3 साल की इसकी अभी प्लांटेशन हुई है, फेयर वैल्यू क्यों नहीं मेजर कर सकते? बिकॉज़ हमारी इसकी एक्टिव मार्केट जो है, वो अवेलेबल नहीं है। अगर फेयर वैल्यू इसकी हो तो कितनी होगी? रफ एस्टीमेट जो है बता दिया जी, 8 से 12 मिलियन की होगी। मेथड क्या है? स्ट्रेट लाइन है। कितने साल? 25 साल है, तो आप बता देंगे। ओपनिंग कैरिंग अमाउंट क्या है? क्लोजिंग क्या है? इस तरह की आप रिकंसिलिएशन जो है, वो गिवन कर सकते हैं। और डेयरी फार्म हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, फ्रूट ऑर्चर्ड्स हो गए, फिश फार्म्स हो गया, इनके बारे में आपने बताना है। मतलब डेयरी फार्म है, कितनी गायें हैं, कितना दूध है, कितनी गायें प्लेज है, प्राइस के बारे में बताएँगे। पोल्ट्री फार्म है, कितने मुर्गे हैं, कितने अंडे हैं, कितने ब्रीडर के लिए हैं, कितनी मुर्गियाँ बेची हैं, कितने चूज़े बेचे हैं, उनका वायरस आउटब्रेक, कितना मर गए, ये वो सारा कुछ बताएँगे। फ्रूट ऑर्चर्ड के बारे में, कितने दरख्त हैं, कितना फल होगा, कितने की लैंड है, कितना सुंडियों ने हमला कर दिया अमेरिकी, वो बताएँगे। फिश फार्म है, कितनी फिशेज़ हैं, कितने टन ऑफ फिश हार्वेस्ट हुई है, पाउंड्स पे क्या खर्चे हो रहे हैं, लीजिंग कमिटमेंट्स वगैरह सारा कुछ जो है, वो क्या कर रहे होंगे, आप ये बता रहे होंगे। और अगर आपको इनके लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स गिवन है, अगर आपको इनके लिए गवर्नमेंट ग्रांट्स गिवन है, तो उसको भी आप फिर क्या करेंगे, बताएँगे कि नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितनी रिकॉग्नाइज़ होगी, वो बताएँगे। कितनी अनफुलफिल्ड कंडीशंस हैं या कंटीजेंसीज़ हैं जो इस गवर्नमेंट ग्रांट से अटैच है, आप उनके बारे में बताएँगे। फिर अगर जो गवर्नमेंट ग्रांट के लेवल में डिक्रीज़ हो गया है सिग्निफिकेंट, या जो कम हो जाएगी फ्यूचर में गवर्नमेंट ग्रांट, उसका इम्पैक्ट जो है वो भी क्या करेंगे, बता रहे होंगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है, ये 15 मिलियन ग्रांट मिली है कैटल फीड फार्म के लिए, ठीक है। इस अनफुलफिल्ड कंडीशंस क्या हैं कि अगर हमने 5 साल में सिस्टम ना लगाया, सारी अमाउंट वापस पे करनी पड़ेगी। अगर कोई सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ आया है, तो आप उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर रहे होंगे।
तो दीज़ आर द की टेकअवेज़ जो आपने यहाँ रखने हैं कि डिस्क्लोज़र क्यों दे रहे हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी जाए, यूज़र्स को हर चीज़ पता हो। तो आपने बहुत फाइनेंशियली मतलब अमाउंट्स में और क्वांटिफ़ाई करके नंबर्स में बताना है। उसके जो रिस्क फैक्टर होंगे डिज़ीज़, क्लाइमेट प्राइसेस के, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के वो बताने हैं। पे वैल्यू मेजरमेंट और गवर्नमेंट ग्रांट्स को भी आपने एक्सप्लेन करना होता है। ये था हमारा डिस्क्लोज़र के बारे में और इसके साथ ही हमारा आईएएस 41 कंप्लीट होता है। अब इस आईएएस 41 की ना हम अगर क्विक समरी करें, हम इसको 1 पेज समरी में रिवाइज़ करना चाहें 2 मिनट में, 5 मिनट में, तो हम कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम स्कोप देखेंगे, स्कोप किसके ऊपर अप्लाई होगा? बायोलॉजिकल एसिड्स के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर और गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर। और किसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा? हार्वेस्टेड प्रोडक्ट के ऊपर, ब्रीडेड प्लांट के ऊपर, लैंड के ऊपर और इंटैंजिबल एसेट्स के ऊपर। तो याद करने के लिए याद कर लें, मेमोरी ट्रिक बैग, बैग के ऊपर अप्लाई होगा, बी से बनेगा बायोलॉजिकल एसिड्स, ए से बनेगा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और जी से बनेगा हमारे पास गवर्नमेंट ग्रांट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसिड्स? काऊ, शीप, गोट, ट्री, पाम ट्रीज़ ये इसमें आ जाएँगे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस? ये काऊ जो चीज़ें बनी हैं, काऊ से मिल्क, शीप से वूल, ट्री से टिम्बर, पाम से फ्रूट, गॉड का मिल्क इसमें आ जाएँगे। व्हाट आर ब्रीडेड प्लांट? जिनको हम लंबा लेके चलेंगे, जिसे हम प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लंबे साल के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसको हम बेचेंगे नहीं। जैसे ट्रीज़ हो गए, बुशेज़ हो गई, सारे इसमें आ रहे होते हैं। ब्रीडेड प्लांट कौन नहीं है? जो हमारी क्या कहते हैं क्रॉप्स होती हैं, वो ब्रीडेड प्लांट हमारे पास नहीं होते। फिर बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन क्या होती है? जीडीपीपी याद कर लें। क्या? ग्रोथ, डिजेनरेशन, प्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। जैसे लैम से शीप बन गई, तो छोटे बछड़े से बड़ी गाय बन गई, ट्री ग्रो हो गया और गाय दूध दे रही है, गोश्त ले रहे हैं और गाय जो है बच्चे पैदा कर रही है, ये आपके पास क्या आ रहेगी? ग्रोथ में इसको हम कवर कर रहे होंगे। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या होती है कि मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स फॉर सेल, हार्वेस्ट या मोर बायोलॉजिकल एसेट ब्रीडिंग। तो क्या? एसएचबी, एस से सेल, एच से हार्वेस्ट, बी से बी आपको याद हो जाएगी। उसके बाद है रिकॉग्निशन। तो रिमेंबर उसका असूल क्या है? सीपीएफ, सी से बनेगा कंट्रोल, पी से बनेगा प्रोबेबल फ्यूचर बेनिफिट और ई से बनेगा फेयर वैल्यू मेजरेबल। अगर तीनों कंट्रोल एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप इसको रिकॉर्ड कर लें, अदरवाइज नहीं। फिर मेजरमेंट की बात करें तो बायोलॉजिकल एसेट्स मेजर होंगे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर। इनिशियल रिकॉग्निशन हो जाए, चाहे एवरेज रिपोर्टिंग रेट हो जाए, हम इसके ऊपर ही क्या करेंगे, इसको हमेशा मेजर करेंगे। और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है, चाहे वो हार्वेस्ट है, इनिशियली वो भी किस पे रिकॉर्ड होगा, हमारा फेयर वैल्यू माइनस टीटीएस के ऊपर होगा। लेटर ऑन जाके वो आईएस 2 पे, इस पे हम इन्वेंट्री वगैरह जो है वो लगा रहे होंगे। ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद अगर बायोलॉजिकल एसेट आपके लैंड से अटैच है और सेपरेट मार्केट वैल्यू नहीं है, तो कंबाइंड वैल्यू मतलब उस पूरे बाग की माइनस लैंड की वैल्यू लेस करेंगे, तो आपके पास बायोलॉजिकल वैल्यू की एसेट वैल्यू जो बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल एसेट है, उनकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी। उसके बाद फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसको आपने नहीं इग्नोर करना है, फेयर वैल्यू में नहीं आएँगे। और अगर लिटिल ट्रांसफॉर्मेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है, तो हम कॉस्ट पे लेके चलेंगे, फेयर वैल्यू पे नहीं जाएँगे। गेन या लॉसेस होगा, तो हमारे लिए फेयर वैल्यू चेंज अगेन पीएल में जाएगा, इंक्रीज़ प्रॉफिट में, डिक्रीज़ लॉस में इमीडिएटली। अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल नहीं है, तो बड़ा रेयर है, फिर हम कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन और इम्पेयरमेंट पे जा रहे होंगे। अगर वो फेयर वैल्यू रिलायबली मेजरेबल हो जाएगी, वापस हम किस पे आ जाएँगे, बैक टू द फेयर वैल्यू लेस सीटीएस पे आ जाएँगे। तो रिमेंबर इसके लिए कॉस्ट जो है वो टेम्परेरी है, हमने चलना फेयर वैल्यू के ऊपर है, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। उसके बाद हम चलें गेन या लॉसेस जो है, वो किसका पार्ट बनेंगे हमेशा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। चाहे इनिशियल कंडीशन के ऊपर हो, चाहे फेयर वैल्यू पे चेंज हो रहे हो, इसका पार्ट बनेंगे फेयर वैल्यू का। उसके बाद गवर्नमेंट ग्रांट के ऊपर अगर हम एसेट्स को बायोलॉजिकल कॉस्ट मॉडल पे लेके चल रहे हैं, तो आईएस 20 लगाएँगे। अगर वो हम फेयर वैल्यू मॉडल पे लेके चल रहे हैं और ग्रांट अनकंडीशनल मिली है इमीडिएटली पीएल में, अगर ग्रांट कंडीशनल है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे-जैसे कंडीशन पूरी होगी, हम ग्रांट को इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। तो इसकी मेमोरी में यू से और सी से याद कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। फिर डिस्क्लोजर में आपने GRACE ग्रे से याद करना है। जी से बनेगा गेन या लॉसेस बिकॉज़ आप डिस्क्लोजर में गेन या लॉसेस जो है वो शो करेंगे। आर से बनेगा रिकंसिलिएशन, वो चेंज करेंगे ओपनिंग में क्लोजिंग में कितना फ़र्क है वो। ए से बनेगा एसेट की डिस्क्रिप्टिव नेचर, अमाउंट, क्वांटिटी कितनी वो बताएँगे। सी से चेंजेस फिजिकल चेंजेस और अमाउंट चेंजेस वो बताएँगे। और ई से एक्स्ट्रा जो इन्फॉर्मेशन जिसमें रिस्क, कमिटमेंट, ग्रांट ये सारा कुछ बता रहे होंगे। और ये जो रिकंसिलिएशन में आपने लिखना है, तो रिकंसिलिएशन में क्या बताएँगे? PPSHBCO, पी से परचेजेज़, पी से प्राइस चेंज, वैल्यू चेंज, एस से सेल्स के लिए या हेल्ड फॉर सेल के लिए, एच से हार्वेस्ट, बी से बिज़नेस कॉम्बिनेशन, सी से करेंसी और ओ से आपके पास क्या आ जाएगा? अदर चेंज जो है वो आ रहा होगा। उसके बाद अगर आपने अदर इन्फॉर्मेशन कहीं पे डिस्क्लोज़ करनी है, वो बतानी कौन-कौन सी है, नेचर ऑफ एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, हर ग्रुप के लिए डेयरी फार्मिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, ऑर्किड फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है, वो बताएँगे। नॉन फाइनेंशियल मेजर क्या है, वो बताएँगे। हर एक के कि भाई ओपनिंग कितनी गायें थी, क्लोजिंग कितनी होगी, कितने बछड़े पैदा हुए, कितने मर गए, आउटपुट कितना निकला, गाय रखी हैं, कितने लीटर्स का हमने दूध बताया, वो बताएँगे। और डिस्क्लोजर में क्या बताएँगे, एक्जिस्टेंस कितनी है, कोई सिक्योरिटी के ऊपर या प्लेज करवाया हुआ है, कमिटमेंट्स हैं या जो फाइनेंशियल रिस्क जो है, वो आप इसमें बता रहे होंगे। और एडिशनल डिस्क्लोजर में क्या रहेगा, अगर आप कॉस्ट मॉडल पे जा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन, फेयर वैल्यू क्यों मेजर नहीं हो जाएगी, रेंज क्या होगी, व्हाट इज़ द डेफिनिशन मेथड, लाइफ क्या है, रेट क्या है, कॉस्ट कैरिंग अमाउंट क्या है, और अगर कभी फेयर वैल्यू आ गई, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको यहाँ पे बता रहे होंगे। और रिकंसिलिएशन में अगर कॉस्ट मॉडल है, तो इम्पेयरमेंट, लॉस, रिवर्सल ऑफ इम्पेयरमेंट और डेप्रिसिएशन जो है, वो आपने इन्वॉल्व करनी है। और कॉमन ग्रांट की अगर आपको मिली है, नेचर ऑफ ग्रांट कितनी है, वो हम यहाँ पे बताएँगे। अनफुलफिल्ड कंडीशन ग्रांट से अटैच है, वो बताएँगे। सिग्निफिकेंट डिक्रीज़ वगैरह होगा, तो वो हम बता रहे होंगे। तो ये 10 सेकंड का रिकॉल है।
बस गवर्नमेंट ग्रांट आप बैठे हुए हैं और पेपर बिल्कुल सर पे 10 सेकंड में गवर्नमेंट ग्रांट अगर रिवाइज करना है तो रिमेंबर लिविंग एसेट 41, ब्रेड प्लांट 16, हार्वेस्टेड IS2। किस पे मेजर करना है? फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल के ऊपर। हार्वेस्ट इज इक्वल टू इन्वेंटरी पे गेन। पे वैल्यू चेंज कहाँ रहेगा? प्रॉफिट एंड लॉस पे। और डिस्क्लोज किस पे करेंगे? ग्रेस के ऊपर आप कर रहे होंगे। तो ये आपके पास सारे इसके चीट कोड्स हैं याद करने के लिए। तो आप सिर्फ 5 मिनट में आप पूरा गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो क्या कर सकते हैं? रिवाइज कर सकते हैं।